So we are here again with a very short video for revision for term first physics. Okay, so we will discuss the whole first term in three parts. The first part will be electrostatics, in which we will discuss two chapters, electric charge and field, and the second chapter will be electrostatic potential and capacitors. The next unit will be DC circuit, in which we will discuss about electric current or current electricity. Okay, the circuit having battery. Okay, the DC current. Next, magnetism. In magnetism part, we will discuss four chapters. Chapter number first, moving charge and its effect. Second will be magnetic matters, and third will be electromagnetic induction, and the last one will be alternating current. We can say the circuit with alternating source. In this we will discuss DC circuit, and in AC we will discuss alternating circuits. Okay, so let's start without losing time. The first part will be electrostatics, last hour revision. Okay, so let's begin. The first part will be electrification of electrostatic chapter. What is electrification? Electrification. Electrification is a process in which we just check that body is charged or not. Like इलेक्ट्रिफिकेशन का सबसे द बेस्ट वे टू चेक आउट कि बॉडी चार्ज है या नहीं है इज रिपल्सन. व्हाट डज इट मीन? सी, इफ आई एम सेइंग कि दिस इज अ बॉडी एंड अनदर बॉडी इज बी इज देयर, और मैंने कहा कि सपोज बी इज चार्ज्ड पॉजिटिवली एंड आई एम सेइंग कि दिस बॉडी इज चार्ज्ड ऑल्सो, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक जस्ट पॉजिटिव. तो पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव विल रिपेल, बिकॉज वी जस्ट नो कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर विल रिपेल एंड अपोजिट विल अट्रैक्ट. तो यहाँ सिमिलर चार्जेस हो गए तो बी इसको क्या करेगा, रिपेल. तो रिपल्सन हो गया, मतलब ये चार्ज है. अगर यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे अनलाइक चार्जेस. ओके, नाउ अगर चार्ज नहीं होता तो क्या होता, तब भी बॉडी अट्रैक्ट करता. क्यों? विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, विद द हेल्प ऑफ मासेस. ओके, तो यहाँ पर हम बॉडी चार्ज्ड है या कि नहीं, इस पर हम श्योरिटी नहीं दिखा सकते. अगर अट्रैक्शन है तो बॉडी चार्ज हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी, बिकॉज अट्रैक्शन मास की वजह से भी हो सकता है. बट अगर रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब श्योर है कि ये बॉडी चार्ज रही होगी. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि रिपल्सन इज द बेस्ट वे टू श्योर कि बॉडी इज चार्ज और नॉट. ओके, नेक्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड, जैसे कि बात हम कर रहे थे चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी and its properties. चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज में बात करें, चार्ज है क्या? चार्ज एक स्पेशल चीज़ है. लाइक किसी भी मास के पास मैटर्स जो है वो स्पेस और ये सब ऑक्यूपाई करता है. वे जस्ट डिफाइन, प्रीवियसली हम लोग डिफाइन करते थे 11th और उसके लोअर क्लासेस में कि व्हाट इज़ मास और व्हाट इज़ मैटर्स. इस मास के पास अगर मैं कहूँ कि इक्वल प्लस और इक्वल माइनस है तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे और क्या बचेगा, न्यूट्रल. तो बॉडी अगर जैसे लाइक मार्कर है तो ये बॉडी चार्ज नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर चार्ज नहीं है, जितने प्लस हैं उतने ही माइनस है, टोटल क्या हो गया, न्यूट्रल. तो विदाउट मास चार्ज पॉसिबल है नहीं, बट विदाउट चार्ज मास पॉसिबल है. मीन्स वापस कोई भी चार्ज पॉसिबल तभी होगा जब इसके पास मास होगा, लेकिन वाइसे वर्सा, लाइक मास है तो जरूरी इस पर चार्ज नहीं, जरूरी नहीं है. ओके, तो विदाउट चार्ज मास पॉसिबल है. अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. चार्ज है क्या? तो चार्ज अगर किसी बॉडी पे है, इसका मतलब वो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ रिप्रेजेंट करेगा. वो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ क्या है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल फील्ड जिसे कहेंगे हम लोग आगे. इलेक्ट्रिकल फील्ड रिप्रेजेंट कर सकता है और फील भी कर सकता है दूसरे का. सेम मैनर मैग्नेटिक इफेक्ट रिप्रेजेंट भी कर सकता है और क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट करने के साथ साथ एक्सपीरियंस भी कर सकता है. तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन रिप्रेजेंट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट. क्लियर? एक और चीज़ आपको बता दें, अगर बॉडी लाइक चार्ज की बात हम कर रहे हैं, चार्ज अगर रेस्ट पे तो सिर्फ ये अपने चारों तरफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर ये चार्ज मोशन में है, सपोज द चार्ज इज इन मोशन and that motion should be with zero acceleration, means no accelerated motion. मोशन तो है, कांस्टेंट स्पीड, यूँ कैसे कि कांस्टेंट स्पीड है, तो उस समय ये क्या करेगा, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी रिप्रेजेंट करेगा. एंड द लास्ट,
अगर चार्ज आपका एक्सेलरेट हो रहा है, मीन्स स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और साथ में एक और चीज़ क्या है, वो रेडिएशन। रेडिएशन यू नो वेरी वेल कि रेडिएशन इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, हम रेडिएशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है, जो कि हमारे इस टर्म में नहीं आने वाला है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यूवी, ये सारी चीज़ें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो हमारे पास क्या लाती है, एनर्जी लाती है। तो ये एनर्जी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये एक्सेलरेटेड चार्ज रिप्रेजेंट करेगा। अगर सिर्फ मोशन है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। और अगर बॉडी हमारा चार्ज क्या है, रेस्ट पर है, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ओके। यहाँ तक तो होगी बेसिक प्रॉपर्टीज़ कि रिपल्सन होगा सेम चार्ज, अट्रैक्शन होगा अनलाइक चार्जेस के बीच में। कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज इनकी है, लाइक पहली प्रॉपर्टीज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मीन्स व्हाट, क्वांटा आप पढ़ेंगे फोटॉन्स के टर्म में, जब हम फोटॉन्स पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर, क्वांटाइजेशन। व्हाट इज क्वांटाइजेशन? इन क्वांटाइजेशन वी जस्ट नीड टू नो कि इफ़ देयर इज अ बॉडी ए एंड देयर इज अनदर बॉडी बी, एक ए और दूसरा क्या है, बी है। तो क्वांटाइजेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में बाई एनी हाउ, किसी भी तरीके से हम अगर यहाँ से चार्ज यहाँ ले जाते हैं, और क्या जाएगा, आप पहले तो ये श्योर कर लो कि चार्ज में प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के चारों तरफ घूमते हैं, ये वीकली बाउंड होते हैं। तो फ्री है जो घूमने के लिए, वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स नहीं मूव करते, जबकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के चार्जेस क्या होते हैं, बराबर इन मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसी को हम एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। सबसे छोटा चार्ज पॉसिबली हमारे कैलकुलेशन के लिए यही है। खैर इस इलेक्ट्रॉन से छोटे क्वार्क्स भी होते हैं, हम उन पर बात नहीं करेंगे। तो हमने किसी भी तरीके से अगर इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज फेंका, मतलब ट्रांसफ़र किया, तो किस तरह का चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन्स। वी कैन ओनली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, नॉट प्रोटॉन। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, तो उसको हम तोड़ नहीं सकते। हम बोलेंगे जरूर कि यहाँ से प्लस चार्ज आया, यहाँ से गया, ऐसे कुछ भी बोलते रहेंगे, लेकिन प्लस कभी नहीं जाता। क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ ले गए, सपोज एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी बार 2 इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लाइक 5, 3, 7, 100 इलेक्ट्रॉन्स। क्या हम ऐसा कभी कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ले चलते हैं और एक को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं आधा, फिर ले चलते हैं, मीन्स वी हैव 1.5 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से यहाँ कर देते हैं। ये कभी पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स या तो पूरा जाएगा 1 और 2 और 3 और 4, 5, बस इंटीजर में जाएंगे, कभी भी ब्रेक होके फ्रैक्शंस में नहीं जाएगा। तो क्वांटाइजेशन सिंपली कहता है किसी एक बॉडी से चार्ज, क्यू इज चार्ज्ड, किसी एक बॉडी से चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन एक जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे करके हम कितने इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, n इलेक्ट्रॉन्स भेज सकते हैं। इसलिए q बराबर क्या लिख सकते हैं हम, n। ये फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। प्लस माइनस इसलिए लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जिस बॉडी से जाता है इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ से जाता है वहाँ लैक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो वहाँ प्लस हो सकता है। ठीक है, बराबर। अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर एक माइनस आएगा और इस पर एक प्लस आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ 3 माइनस हो जाएंगे और यहाँ पे एक ही प्लस रह जाएगा, कभी नहीं, बराबर में आएगा। ठीक है, लाइक हमने इसको रब किया। अच्छा, अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे। यहाँ तक हमारे पास चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी होगी, सॉरी स्पेशल क्वांटाइजेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें क्वांटाइजेशन के बाद, और एक चीज़ और, क्वांटाइजेशन को मैक्रो लेवल में, बहुत अधिक लेवल में हम इग्नोर करते हैं। ये एनसीईआरटी में आपके लिखा होगा, उसको आप पढ़ सकते हो, बट जस्ट फॉर नॉलेज, क्वांटाइजेशन को हम लोग Q=mn को हम क्या करते हैं, मैक्रो लेवल में इग्नोर करते हैं। क्यों, ये हमसे मतलब अभी नहीं रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एडिटिव नेचर। व्हाट इज एडिटिव नेचर? एडिटिव नेचर लाइक charges are added up with their sign, like we have a system, like this is a system, and in this system 4 coulomb is here with plus sign and minus 6 coulomb and minus 1 coulomb is here। 3 चार्जेस हैं, इनका +4 है, इसका -6 है और ये -1 coulomb। तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या होगा, इनको ऐड कर देंगे, यस ऐड करेंगे विथ साइन। तो विथ साइन करते हैं, 4 को ऐड करते हैं -6 के साथ, प्लस करते हैं -1 के साथ, तो हाउ मच इट विल कम, -1 -6 कितना हो जाएगा, -7, और 3 से 4 से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 माइक्रो कूलम, सॉरी 3 कूलम विथ माइनस साइन। साइन उसी का लगता है जो बड़ा होता है ना मैग्नीट्यूड्स में। ये एडिटिव नेचर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है एडिटिव के बाद इनवेरिएंट नेचर। व्हाट इज इनवेरिएंट नेचर? इनवेरिएंट, व्हाट इज इनवेरिएंट प्रॉपर्टी? इनवेरिएंट प्रॉपर्टी लाइक मास जो होता है, कोई भी मास अगर वो रेस्ट पे है तो उसका मास अगर सपोज 1 kg है, तो अगर मूव करने लगेगा बहुत तेज तो उसका मास मोर देन 1 kg हो जाएगा। तो मूविंग मास क्या होता है, अलग होता है, और रेस्ट मास क्या होता है, अलग, बदल जाते हैं। लेकिन चार्ज में अगर बॉडी रुकी है 1 कूलम है,
इसको भगाने लगोगे आप 100 किलोमीटर पर आवर की या किसी भी स्पीड से, तो इस पर चार्ज कितना रहेगा, 1 कूलम्ब ही रहेगा, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। दिस इज द इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। इनवेरिएंट मतलब जो बदले ना, वेरी मतलब बदलना, इनवेरिएंट मतलब जो ना बदले। दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी, स्पेशल कह सकते हो आप इसको। अब हमारे पास क्वांटाइजेशन हो गया, एडिटिव हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, लाइक इनवेरिएंट। एक लास्ट कंजर्वेटिव, लास्ट प्रॉपर्टीज कंजर्वेटिव। व्हाट इज कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी? कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी में आप पढ़ोगे, कंजर्वेटिव मतलब चार्जेस कंजर्व रहते हैं। एक बॉडी में से अगर दूसरे बॉडी में चार्ज जाती है, मतलब इस बॉडी से सपोज इस रेड मार्कर से ब्लैक में इलेक्ट्रॉन हमने भेजा, तो इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हो गया, इलेक्ट्रॉन सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, वो कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव। लाइक एनर्जी कंजर्व होता है ना, सिर्फ फॉर्म चेंज होता है, मैकेनिकल से एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल से हीट में हो गया, कभी ख़त्म नहीं होते, वो सिर्फ क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। इन द सेम मैनर्स चार्जेस सिर्फ ट्रांसफ़र होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। अब हमारे पास आते हैं कि हम बॉडी को अगर चार्ज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स। चार्जिंग मेथड, यू कैन नेम चार्जिंग मेथड। चार्जिंग मेथड हमारे पास 3 होंगे। फर्स्ट होगा फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन, एंड सेकेंड होगा हमारे पास कंडक्शन, एंड थर्ड होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडक्शन। आपने इंडक्शन एक चैप्टर भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसमें भी ऐसी प्रोसेस हम पढ़ते हैं। फ्रिक्शन में आप किसी भी दो चीज़ों को, लाइक आपके पास ग्लास रॉड है और आपके पास सिल्क है, ग्लास रॉड को अगर सिल्क के साथ रब करते हैं तो सिल्क क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाता है, प्लस चार्ज हो जाता है। मतलब ये कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो एक बॉडी प्लस हो जाती है, दूसरी क्या हो जाती है, माइनस। दोनों को हमने क्या कर दिया, चार्ज। कंडक्शन में क्या करते हैं, एक बॉडी पहले से प्लस चार्ज है, इस पे हमें क्या करना है, चार्ज लाना है, तो हम क्या करेंगे, इनको सब टच करा देंगे, इसके प्लस अब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, सारे के सारे नहीं, एक लेवल तक। लाइक एक टंकी हमारे पास है, दूसरा टंकी, इसमें पानी भर दो 10 मीटर हाइट तक, इसमें भर दो 2 मीटर हाइट तक, दोनों टंकी सेम है, तो इनको अगर पाइप से जोड़ दोगे तो 10 मीटर का पानी खत्म होते 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 क्या हो जाएगा, इसमें ट्रांसफर होगा, तब तक ट्रांसफर होगा जब दोनों का क्या ना हो जाए, बराबर हाइट। वैसे ही यहाँ पर अगर हम कंडक्शन में दोनों बॉडी को टच कराते हैं, तो एक में अगर चार्ज पहले अधिक था तो वो चार्ज इसमें ट्रांसफर होगा, कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। लास्ट इंडक्शन मेथड में आपने सीखा होगा कि इंडक्शन में हम क्या करते हैं कि अगर ये बॉडी न्यूट्रल है, लाइक वी हैव अ न्यूट्रल बॉडी, तो इसमें प्लस जितने भी हैं उतने ही माइनस होते हैं, ऐसे हम मानते हैं, ठीक है, तभी तो न्यूट्रल हुआ है। इसके बगल में अगर हम प्लस ले आए, एक पहले से बॉडी चार्ज है, इसको हम प्लस इसके जस्ट क्लोज लाएंगे, तो इस प्लस से ये सारे प्लस क्या हो जाएंगे, रिपेल। फिर से मैं कह रहा हूँ, प्लस नहीं भागते, माइनस अट्रैक्ट हो जाता है, तो इस तरफ क्या हो जाएंगे, सारे के सारे माइनस चले आएंगे, और इधर कौन बचेगा बेचारा, अकेला, प्लस। फिर हम इसको अर्थिंग जोड़ देते हैं, अर्थिंग में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कितने, उतने इलेक्ट्रॉन जितने यहाँ प्लस हैं, और सारे प्लस को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो यहाँ से प्लस भी क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया, खत्म हो गया, तो बचे क्या, माइनस। तो इस बॉडी को हमने क्या कर दिया, निगेटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है। तो दिस प्रोसेस आर यूज टू चार्ज द बॉडी। स्पेशल मेथड्स हैं, 3 मेथड हमारे पास हो गया, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। किसी भी बॉडी को चेक करने के लिए कि बॉडी चार्ज है कि नहीं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, इज ए डिवाइस टू चेक आउट कि बॉडी चार्ज है या नहीं है। फिर आते हैं हम लोग करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेमेड कूलॉम, कूलॉम्स लॉ। सी लॉ एंड डेफिनेशन में ये डिफरेंस होता है, लॉ क्या होते हैं, बदलते नहीं, डेफिनेशन आप बदल सकते हो, अपने तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्टेटमेंट इसका आपका, वैसे तो स्टेटमेंट पूछा नहीं जाएगा, बट देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, कोई भी 2 चार्ज है Q1 Q2, इन चार्जेस की खास प्रॉपर्टी, ये चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए और ये चार्जेस बहुत ही छोटे पॉइंटेड होने चाहिए। तो किसी भी 2 रेस्ट पॉइंट चार्जेस के बीच की गैप अगर R है तो इनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन, अगर सेम चार्जेस हैं तो रिपल्सन, माइनस माइनस है तो रिपल्सन, प्लस प्लस है तो रिपल्सन, और एक प्लस एक माइनस है तो अट्रैक्शन होगा, अपोजिट में अट्रैक्शन होगा और सेम में क्या हो जाएगा, रिपल्सन। तो इनके बीच जो रिपल्सन या अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो कितना होगा, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मीन्स दैट चार्जेस पॉइंट एंड रेस्ट विल बी इक्वल्स proportional to the product of their charges, magnitude of their charges, and inversely proportional to the distance of square of the distance between them। इनको हम कंबाइन करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोपोर्शनल आ जाता है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो वी हैव पुट सम कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कूलॉम्स कांस्टेंट, कैपिटल K, and Q1 Q2 by R square, where K is what, electrostatic Coulomb's proportional or proportional constant कह सकते हो। This K is equals to 1/4 pi epsilon naught, एंड इसी का एक और वैल्यू होता है 9 × 10⁹। ये वाली वैल्यू हम न्यूमेरिक सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे, इसको हम फॉर्मूला के लिए करेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, K, और K की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है।
अच्छा के की यूनिट क्या होगी सर? के की यूनिट के लिए आप इसको देखो ध्यान से, इसकी यूनिट बराबर क्या हो जाएगी, ये यहाँ चला जाएगा तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, आर है डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये दोनों कहाँ चले जाएगा नीचे, तो कूलम, कूलम का क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ के की यूनिट हो गई। अब के में देखो एक चीज़ और छिपा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस एप्सिलॉन नॉट, सी लिख कर ऐसे कट करते हम लोग, क्या पढ़ते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, पढ़ने का तरीका ये। इसको हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। इसकी यूनिट अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे अब, के की यूनिट, देखो के के अब नीचे है ना, ये इन्वर्सली है, तो के की जो यूनिट होगी उसकी का उल्टा लिख दो, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मान लो आपसे कह दे कि इसी चार्ज को हम किसी लिक्विड में, किसी मीडियम में डुबो दें, तो बस चेंज क्या करना, जो यहाँ फॉर्मूला आएगा, के की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स इनके बीच में कब है, चार्जेस के बीच में, जब ये हवा में है, फ्री स्पेस में है। अगर इनको मीडियम में डुबो दे तो क्या करेंगे, तो बस यहीं पर एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख दोगे, एप्सिलॉन एम, उस मीडियम की परमिटिविटी। अगर दिया है तब तो बहुत अच्छे, अगर नहीं दिया तो समटाइम्स क्या देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे देते हैं। एक नाम अभी पढ़ेंगे हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की होता है वो दे देते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी के लिए, वाटर के लिए 81 होता है, मेटल के लिए इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ये सब दिया भी जाता है, कभी कभी नहीं भी देते, तो ये 2-3 याद रखना होता है। एयर के लिए कितना हो जाता है 1, वाटर के लिए 81 और मेटल के लिए इन्फिनिटी। अगर मान लो कह देता है कि इसको हम पानी में डुबो देते हैं, तो अब कुछ नहीं करना, इसी एप्सिलॉन नॉट के साथ, अगर ये एप्सिलॉन एम नहीं दिया तब इसी के साथ ना बस के का मल्टीप्लाई कर देना, अपने आप फोर्स क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखो फोर्स घट रहा है कि बढ़ रहा है, नीचे क्या आ रहा है ना, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जितना फ्री स्पेस में फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मीडियम में कम हो जाता है। कितने से कम हो जाता है, बस के से डिवाइड कर दो, उसी से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब क्वेश्चंस डायरेक्ट कैसे पूछ सकते हैं लोग, कि दो चार्जेस थे फ्री स्पेस में, उनके बीच का फोर्स था एफ, अब इनको हम वाटर में डुबो देते हैं, तो बताइए इसका फोर्स कम होगा, ज़्यादा होगा, और कम ज़्यादा होगा तो कितना कम होगा, तो के से डिवाइड करना है ना, के की वैल्यू कितनी होती है वाटर के लिए 81, तो जो फोर्स पहले था वो डिवाइडेड बाई 81 कर देना, सिंपल खत्म, है कि नहीं। नीचे आ रहा ना वैल्यू, ये था हमारे पास कूलॉम्स फोर्स। यूनिट आपको पता ही है, फोर्स इज यूनिट न्यूटन। ओके, नेक्स्ट आता है सुपर पोजिशन। व्हाट इज सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस। सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस का मतलब लाइक एक सिस्टम में अगर सपोज 5, 6, 7, 8 चार्जेस हैं, लाइक ये सिस्टम जो है ना, ये बहुत सारे चार्जेस यहाँ पर हैं, तो किसी एक चार्ज पर सोचो कौन फोर्स लगाएगा, क्या सिर्फ ये लगाएगा या ये या सारे लोग लगाएंगे, तो सारे फोर्सेस का नेट निकाल दो, उसी को हम क्या कहते हैं, सुपर पोजिशन। लाइक आप सोचो एक बॉक्स है, आपने इधर 6 न्यूटन लगाया, आपके किसी दोस्त ने इधर 4 न्यूटन लगाया, तो बताओ चार्ज बॉडी पे फोर्स कितना हुआ टोटल, तो हम क्या 4 और 6 अलग अलग बताएंगे, नहीं, वी जस्ट टेल कि इस तरफ कितना न्यूटन फोर्स है, 2 न्यूटन। तो हमने क्या किया, फोर्सेस को जोड़ा लेकिन दिशा के साथ, डायरेक्शन के साथ, वेक्टर एडिशन। वैसे ही किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे अगर 4-5 लोग फोर्स लगा रहे हैं तो हमें उनका नेट निकालना होता है, दिस इज कॉल्ड सुपर पोजिशन। आप ऐसे पढ़े होगे, क्वेश्चन जरूर किए होगे। लेकिन एक स्क्वायर है, 4 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। हमने सिर्फ पूछा इस पर फोर्स बताओ, तो इस वाले पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, इन तीनों का नेट निकालो, सुपर पोजिशन हो गया, खत्म, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशंस आते हैं, आप क्वेश्चंस इसके कर लेना। ट्रायंगल स्क्वायर के 2 ही क्वेश्चंस बनते हैं पॉसिबली, सिंपल, अदरवाइज वैसे कंपटीशन में तो बहुत ही टफ बना देते हैं लोग, हमें उतना डीप तक नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो देखो, बिकॉज ऑब्जेक्टिव भी है, टाइम भी कम देंगे वो लोग, तो इतना अच्छा क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे वो लोग। नाउ कम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आप ये बताओ, इस चार्ज ने Q1 सपोज चार्ज है और Q2 चार्ज है, दोनों पे प्लस चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो क्या इनके पास हाथ है कि चलो उधर भाग जाओ तुम इधर भाग जाओ, ऐसा तो है नहीं। इनके पास कोई फिजिकल पार्ट नहीं है कि ये रिपेल करने के लिए इसको धक्का दे रहे हैं, लाइक हम इसको मार्कर को पकड़ कर लिख रहे हैं, तो हमें इसको मूव कराने के लिए पकड़ना पड़ेगा, इसको फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या इसने इसको फोर्स लगाया हाथ लगा कर, नहीं। तो इस चार्ज के चारों तरफ एक इमेजिनरी लाइन्स हमेशा रहती हैं, जो क्या करती हैं, दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाती हैं, ठीक है, कि तुम इधर भाग जाओ, जो दिखती नहीं, इमेजिनरी लाइन्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली चीज़, दूसरी चीज़, इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ में बता दो। पहली प्रॉपर्टीज़ ये इमेजिनरी होती है, दिखती नहीं है। दूसरी चीज़, अगर प्लस चार्ज है तो ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है इनसे, ठीक है, और अगर माइनस चार्ज है
तो माना जाता है कि इसकी तरफ क्या होता है, क्लोज आती हैं। और ये जो आ रही हैं या जा रही हैं, इसकी बात हम करें तो अगर इसको सेंटर लेके सर्कल बनाए तो लगता है ना रेडियस के अलॉन्ग हैं ये लोग, तो इसी को बोला जाता है रेडियल आउटवर्ड, और इसको बोला जाता है रेडियल इनवर्ड। रेडियस की तरफ होता है इसलिए हम बोल देते हैं रेडियल आउटवर्ड और रेडियस इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। प्लस के लिए आउटसाइड, माइनस के लिए इनसाइड। गॉट इट। अगर ये दोनों एक साथ दे दिए तो लाइक हमारे पास एक प्लस भी है एक माइनस। अब बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा। तो क्या करेंगे हम इसको प्लस से निकालेंगे माइनस में इंटर करेंगे, प्लस से निकालेंगे माइनस में, प्लस से निकालेंगे माइनस में, प्लस से निकालेंगे माइनस, प्लस से निकालेंगे माइनस। इधर ऐसे निकाल दो आप लोग। आगे इसी को पढ़ोगे आप लोग, डायपोल कहते हैं इसको हम लोग, इलेक्ट्रिक डायपोल। समटाइम्स इसका भी ऐसे ही पूछ लिया जाता है। तो प्लस से निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस की तरफ आना चाहिए, ये श्योर होना चाहिए, कभी भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं लेना आप लोग, ठीक है। चल आगे आते हैं। वैसे काफ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं उनको बनाने के लिए काफ़ी क्वेश्चंस होंगे आपके पास, तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। क्यों नहीं कट करेंगे, कहाँ, क्योंकि जहाँ कट करती है वहीं पे क्या हो जाता है, दो टेंजेंट्स खींचे जाते हैं। जैसे कर्व आ गया, एक कर्व आ गया, एक कर्व आ गया, तो जहाँ कट होंगे वहाँ दो टेंजेंट खींचे जाएंगे, और दोनों टेंजेंट दो दिशा दिखाएंगे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और एक ही समय पे एक ही पॉइंट पे दो दिशा पॉसिबल नहीं है किसी भी चीज़ की, ठीक है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कट नहीं करती। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज कर दो, आ जाएगा फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज करो क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर कूलम। आगे हम इसी को पढ़ते हैं एक और जगह, वोल्ट पर मीटर पढ़ेंगे, स्पेशल उसकी यूनिट है जो कि ज़्यादा यूज होती है। ये तो कम यूनिट होती है, कम यूज होती है, न्यूटन पर कूलम बहुत कम यूज करते हैं, वोल्ट पर मीटर ही ज़्यादा यूज करेंगे। ओके सो अच्छा हाँ, एक पॉइंट चार्ज है क्यू। आप बताओ इससे आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिर्फ एक चार्ज चाहिए, सिर्फ ये कि इसका कितना एरिया है, कितना दूर तक ये अपने चारों तरफ चार्जेस को रिपेल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, के लिखेंगे, क्यों लिखेंगे ये चार्ज, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर करते हैं। अच्छा ये आया कैसे सर, देखो इसका सिंपल तरीका क्या था सोचने का, यू डोंट हैव टू डिराइव, कि हमें डेरिवेशन करना है वहाँ पर, नहीं करना है। आप यहाँ पे एक चार्ज ले लो क्यू नॉट, इसी को आप लोग याद होगा, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ऐसा माना जाता है कि सारे साइंटिस्ट जो होते हैं इसी पे क्या करते थे, टेस्ट करते थे। तो सोचो कि इस प्लस ने इसको क्या किया होगा, रिपेल, तो इनके बीच एक फोर्स लगा होगा ना रिपल्सन का, कितना होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स हो गया, इसी फोर्स में इस चार्ज को जिस पर टेस्ट कर रहे हैं इसको डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो क्यू से क्यू कट गया, क्या बचा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो आ गया वही फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज, फोर्सेस में दो चार्ज होते हैं। देखो के Q1 Q दो चार्जेस है ना फोर्स में, तो फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज किया हमने, आ गया क्या हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये ऐसा भी दे सकते हैं, यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड आर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये रेक्टिलिनियर हाइपरबोला टाइप का, ठीक है। ये कर्व में हो जाएगा घटता हुआ, क्योंकि आर बढ़ाओगे आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। वैसे भी सोचो ना, इससे दूर चलते चले जाओगे तो उसका इफेक्ट बेचारे का क्या होगा, कमी तो होगा ना, ठीक है। ओके मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसकी लाइंस ड्रॉ करना, प्लस से आउटसाइड और माइनस के लिए इनसाइड। नाउ कम टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आपको स्लो लगेगा तो इसको आप फास्ट करके देख सकते हो वीडियो को, एज पर योर चॉइस। देखो वैसे भी मैं तेज़ी पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो क्या हो थोड़ा छोटा रह गया, तो इंटरेस्ट भी जगेगा, अदरवाइज 10 घंटे की वीडियो बन जाएगी तो देखने का मन भी नहीं करने, है ना कि नहीं। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइक आपने सुना होगा, लाइक स्कूलों में बच्चे जब कॉलेजेस में बात करते हैं, स्कूल में नहीं करते हम लोग, कॉलेज में लाइक बच्चे अगर लड़ाई उड़ाई करते हैं तो ये होता है ना कि चलो हमारे एरिया में तुम्हें देख लेंगे, वहाँ पे हमारा ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं, दबदबा टाइप का बोलते हैं ना, है ना, वहाँ डोमिनेट करेंगे हम तुम्हारे ऊपर, ऐसा कुछ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है कि उस जगह पे अगर हम किसी चार्ज को ले आते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, कितनी ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। लाइक मैंने कहा कि यहाँ तक मार्कर को उठाना ज़मीन से 10 जूल करना पड़ा, 10 जूल, यहाँ तक उठाने में इसको हमें करना पड़ा 20 जूल। तो किस जगह की एनर्जी ज़्यादा है, इस पॉइंट की ना, उस पॉइंट की प्रॉपर्टी है। आप ऐसे घुमा के ले जाओ तब भी उतनी करोगे,
आपने पहले 9th में पढ़ा होगा कि जो एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं या कंजर्वेटिव वर्क होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, किस रास्ते से ले जा रहे हो, बस ले जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है। अगर एच आई टूटाई हो तो mgh हो जाएगा, वो ऐसे घुमा कर लाओ, इधर जिग जिग जैग करके लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम उसी तरीके से पोटेंशियल क्या होता है, एक चार्ज के चारों तरफ, लाइक यहाँ पर एक पॉइंट है, सोचो आपने ऐसे कि इस पॉइंट पर चार्ज ये वाला ले आओगे, तो ले आने में एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, किस जगह पे कम फोर्स लगेगा आपके ऊपर, तो यहाँ दूर रहोगे ना इससे, यहाँ पे थोड़ा सा कम दूर रहोगे और यहाँ पे सबसे पास हो, तो यहाँ का फोर्स F1, यहाँ का फोर्स F2 और यहाँ का फोर्स F3, कहाँ का सबसे ज़्यादा हो गया, F1 सबसे ज़्यादा, F2 उससे कम और F3 सबसे कम हो गया। तो ये जो फोर्स लग रहा है बेचारे के ऊपर, किसके ऊपर, जिसको ला के रखोगे इन तीनों पर, इस चार्ज की वजह से वो एनर्जी एक तरह का फील करेगा, रिपल्सन फील करेगा, इसका मतलब एनर्जी फील करेगा एक तरह का, है ना। तो वो एनर्जी जो होता है, जो उसी एनर्जी को वर्क मान लेते हैं, उस वर्क में अगर इस चार्ज से डिवाइड करें क्या बन जाता है हमारे पास, पोटेंशियल। मैं सिंपली बता रहा हूँ कि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है W अपन क्या होता है Q, ये W है क्या, तो आपको वहाँ पे बताया गया होगा कि इनफाइनाइट से इसी चार्ज को ले आने में इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अलग अलग काम करोगे, यहाँ तक लाने में ज़्यादा काम करोगे, यहाँ तक ले जाने में थोड़ा कम करोगे और यहाँ तक ले जाने में एकदम कम काम करोगे। तो वो जो वर्क है और जिस चार्ज को ला रहे हो उस चार्ज को डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी सर, वर्क जूल अपॉन चार्ज कूलाम, जूल पर कूलाम को ही क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल। उसके सबसे फेमस वोल्ट, वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, ये फेमस है इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज करते हैं ना। जूल कर पर कूलाम कभी कभी घुमाने के लिए आपको दे देगा क्वेश्चन, पता चला कि आपको पोटेंशियल ना बोल के जूल पर कूलाम दे दिया उसकी यूनिट, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यस जूल पर कूलाम इज़ द यूनिट ऑफ व्हाट, पोटेंशियल। तो वहाँ से कन्फर्म हो जाएगा कि यस ये पोटेंशियल है, तो हम उसमें कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। एक रिलेशन है बिटवीन E एंड V, आपने रिलेशन पढ़ा होगा E एंड V के बीच में, E इज इक्वल टू था माइनस V/R, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और डिस्टेंस। लाइक मैंने कहा कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर जाता है ना, यहाँ पे A पॉइंट, यहाँ पे B पॉइंट, कहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, सोच के बताओ आप। इससे पास में तो यहाँ का पोटेंशियल VA और यहाँ का पोटेंशियल VB, कहाँ का ज़्यादा होगा, यहाँ का ज़्यादा होगा क्योंकि ये पास में, तो VA ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो आप इस तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है ना, इधर कहीं C ले लोगे पॉइंट तो वहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, और छोटा होगा। तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ जा रही है उधर पोटेंशियल घटता है, इसलिए ये माइनस साइन आया है। पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस करके हम क्या पा जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पा जाते हैं। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। इसको क्या बोलते हैं लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपने पढ़ा होगा किसी भी चीज़ में अगर डिस्टेंस डिवाइड करते हैं तो उसे ग्रेडियंट बोलते हैं, किसी भी चीज़ में टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसे रेट बोलते हैं, और किसी भी चीज़ में अगर वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डेंसिटी। ये तीन बातें याद रखना आप लोग, ठीक है, कभी कभी यूज कर जाती है। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वोल्ट अपॉन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। देखो यहीं से वोल्टेज का वोल्ट, पोटेंशियल का वोल्ट और डिस्टेंस का मीटर, ये बताया था ना मैं कुछ देर पहले कि वोल्ट अपॉन मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फेमस है ये बेचारा, इसको हम यूज करेंगे हर बार। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं हम लोग लाइक हमारे पास गॉस लॉ से पहले एक चीज़ और बता दें आपको, डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल आपका एक सिस्टम होता है जिसमें हम बोलते हैं कि एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का होगा, लेकिन साइन का होगी अलग अलग होगी। अगर 1 कूलम प्लस में तो वो -1 कूलम क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, मतलब 1 कूलम एक माइनस होना चाहिए। दो सिमिलर मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट नेचर के चार्ज अगर कुछ छोटी सी डिस्टेंस पर रखे जाते हैं तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, आगे हम मैग्नेटिक डायपोल भी पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से आपसे चार चीज़ें पूछी जाएंगी, दो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, यहाँ पे भी क्यू चार्ज, यहाँ पे भी क्यू चार्ज, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं 2L है। तो इनके इस लाइन पे कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो ई एक्सियल बराबर आप लिखोगे 2kp/r³। 2 जानते हो आप नंबर है कि आप जानते हो अभी 1/4 पे एप्सिलॉन या 9 N/9 न्यूमेरिक के लिए। पी आपका क्या है, देखो पी यहाँ पे डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, कोई भी एक चार्ज ले लो Q और इनके बीच की जो दूरी है वो मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, डायपोल मोमेंट। ये वो है। R³ क्या है, इसके सेंटर से कितना दूर आप पूछ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो R है। ठीक है, तो ये एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। इस लाइन के परपेंडिकुलर एकदम सेंटर से कोई भी एक पॉइंट डिसाइड कर दो, दिस इज कॉल्ड
इक्वेटोरियल, आपने पढ़ा होगा ये भी, इसे थोड़ा सा तेज हम बता रहे हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, डायपोल के परपेंडिकुलर कोई लाइन किसी भी पॉइंट पर, इससे कितना दूर, आर दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसका होगा KP/R3। देखो यहाँ पे 2 KP/R3 था, वहाँ पे KP/R3 2 वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। तो क्या इनके बीच में रिलेशन देखो कभी पूछ लिया तो क्या करोगे आप, इक्वेटोरियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें वहाँ पे तो क्या बन जाएगा, ई एक्सियल। ये रिलेशन आ सकता है कि इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या है। ये सिंपली दे सकता है कि इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 वोल्ट पर मीटर है तो बताइए एक्सियल का कितना होगा, तो 2 2 4 कर लेना है ना। तो ये दो चीज़ हो गई कि एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मतलब एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दो चीज़ें हो गई डायपोल की वजह से। इन्हीं पॉइंट पर पोटेंशियल भी पूछ लेता वो, तो आपको यहाँ का जो पोटेंशियल V वो हमेशा जीरो होता है, कभी भी इक्वेटोरियल का पोजीशन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। क्यों, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। इस प्लस का इफेक्ट देखो कितना दूर है, यहाँ पॉइंट ले लो ना, यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी बराबर दिख रही कि नहीं, तो इसका पोटेंशियल प्लस में आएगा, इसका क्या आएगा माइनस, कट के क्या हो गया जीरो। दैट्स वाई इक्वेटोरियल पोटेंशियल का होती है जीरो। लेकिन एक्सियल पे यहाँ पर अगर बात करें तो माइनस के क्लोज है, प्लस से काफ़ी दूर है, तो इनका घटेगा नहीं, मतलब खत्म नहीं होगा। इस माइनस का ज़्यादा हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा कम, तो इफेक्ट माइनस में आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। वो आता कितना है, तो आता है KP/R²। ठीक है, तो इनका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे, काफ़ी फायदेमंद में रहेगा, मतलब चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आते क्या हैं, अभी तो इस बार ऐसा हो गया कि आएंगे ही आएंगे, डेरिवेशन तो है नहीं। सो दिस इज़ गुड फॉर यू, मीन्स ऑल ऑफ यू, एंड बैड ऑल्सो। अब बैड ये हो गया कंपटीशन के लिए, है ना, और गुड कि हम यहाँ पे इजीली कम टाइम में पास हो जाएंगे अच्छे से, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, जो नहीं भी पास होने वाले थे उनके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं हम लोग फ्लक्स। व्हाट इज़ फ्लक्स, फ्लक्स इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी भी एरियाज, लाइक मैंने कहा अगर वी हैव समथिंग, सपोज ये बॉटल है, इस बॉटल में अगर हमने कहा कि इलेक्ट्रिक यहाँ चार्ज रखा, तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर निकलेंगी चारों तरफ इन दिशा में, तो इधर भी कुछ लाइन्स आएंगी, तो इसमें से इसके पर्टिकुलर इस गिवन एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस करेंगी उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जितनी भी क्रॉस करेंगे क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। ठीक है, एंड फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, ई लगा दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कौन सा फ्लक्स बोला जाएगा फिर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। ओके, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है वहाँ पर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स 5E बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, हो गया काम। डॉट लगेगा मतलब स्केलर हुआ, इसको ओपन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, EA cos थीटा। तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला ये हो गया। फिर कुछ देर बाद एक आते हैं गॉस लॉ, गॉस जी मतलब गॉसियस लॉ। इन्होंने क्या कहा कि जो फ्लक्स आप बता रहे हो, ठीक है, उसका एक बड़ा सिंपल मेथड है। क्या मेथड है कि अगर कोई भी सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज क्यों बंद है, क्या है, इनक्लोज्ड है, तो वो चार्ज ले लो ऊपर, इनक्लोज्ड चार्ज, और डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, आ गया फ्लक्स। क्यों परेशान हो रहे हो इतना, क्यों ई निकालो, क्यों ए निकालोगे, ये सब क्यों करोगे, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट करो, काम खत्म। ठीक है, तो फ्लक्स के कितने फॉर्मूले हो गए, EA cos थीटा 1 एंड क्यू बंद वाला क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे हो गया। एक चीज़ मैं पूछ लूँ बस, सपोज वी हैव अ क्यूब हियर, क्यूब वाले क्वेश्चंस देखो, अगर क्यूब के अंदर एक चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू, तो बताइए इसका फ्लक्स कितना होगा। तो देखो ना, बंद चार्ज कितना होगा, क्यू बंद है ना पूरा, अपन एप्सिलॉन नॉट किसी का है नहीं, ऐसा तो नहीं कि इसका है या किसी सरफेस का है, किसी नहीं, ये तो सबका होता है। ये फ्लक्स आ गया। फिर मैंने कहा कि ओहो, इसको हमने बड़ा कर दिया, इसका साइज, क्यूब की साइज को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। पहले छोटा रूम था फिर बड़ा कर दिया, चार्ज अंदर ही है, कौन है, वही क्यूब पैक है जो पहले पैक था, वही चार्ज पैक है, नया कुछ नहीं किया हमने। तो अब बताओ फ्लक्स कितना, भाई साहब अगर रूम बड़ा कर दिया है तो बल्ब, अगर सपोज चार्ज को बल्ब सोच लो, चार्ज इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, रूम के बड़ा कर देने से क्या इसकी फील्ड लाइन बढ़ जाएंगी क्या या घट जाएंगी, नहीं, वो उतनी ही रहेंगी। तो फ्लक्स अभी भी क्यू बाई क्या रहेगी, एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी, ये घटेगी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, अगर रूम को हम छोटा कर दें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये याद रहे कि वो चार्ज उसी के अंदर रहना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, मान लो कि ये हमारे पास रूम था, ये क्यूबिक, सपोज दिस इज़ द रूम, बीच में एकदम चार्ज था, तो इतना लिखिए आप लोग। अगर उस चार्ज को स्लाइटली डिफरेंस हल्का सा क्या करें, जैसे यहाँ पे चार्ज है, ये दीवार है रूम का, तो इसकी तरफ हम सटा दें थोड़ा सा, तो क्या होगा, क्या इस रूम का फ्लक्स बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो अभी भी यही रहेगा। तो दो चीज़ें, किसी भी रूम के अंदर चार्ज अगर क्यू पैक है तो उसकी पोजीशन कहाँ पर है इससे कोई मैटर नहीं करता है, उस रूम की साइज़ कितनी है, रेडियस कभी कभी बोल देते हैं कि डबल कर दे तो फ्लक्स बताइए, कुछ नहीं होगा। टोटल चार्ज अगर अंदर पैक जितना है वो चार्ज लो ऊपर और नीचे एप्सिलॉन नॉट लगाओ, दैट्स ऑल, खत्म। ठीक है, एक चीज़,
अगर सपोज हमारे पास एक क्यूब है, रूम मतलब फेस रूम मान लो ऐसे, अगर इसके एक दीवार पे एक चार्ज रख दें, लाइक सपोज ये दीवार आपको दिख रहा है रूम का ना, इस पर एक चार्ज रख दें, तो बताइए इस रूम का फ्लक्स कितना होगा। तो आप चार्ज जब रखोगे ना इसमें, तो वो आधा बाहर चला जाएगा और आधा अंदर दिखेगा। तो ये वाला हिस्सा ऐसे दिखेगा। चार्ज को हम सरफेस स्फेरिकल लेते हैं, ये अंदर बाहर चला गया, मतलब उस दीवार की तरफ चला गया, और ये अंदर है। तो हमारे रूम में कितना आया, आधा ना। तो हम क्या लिखेंगे, अंदर जो पैक है वो ये चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देखो ये बन गया Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन देता है कि किसी क्यूब के एक फेस पर अगर हम चार्ज Q रख देते हैं, तो बताइए क्यूब से फ्लक्स कितना है। तो आप फेस पे रखोगे तो आधा ही ना अंदर रहेगा, आधा बाहर चला जाएगा। तो अंदर जो बंद चार्ज है वो हो गया Q/2, और उसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, हो गया। अगर एज पे पूछा तो, कि हमने रूम के एज पर रख दिया चार्ज, तो क्या होगा, तो जब एज पे रखोगे तो 1/4 अंदर रहेगा, 3/4 बाहर चला जाएगा। आप कभी रख सोच के देखो कि रूम के जो एज होता है, लाइन जहाँ पे दो दीवार जुड़ती है, वहाँ पे अगर चार्ज रखोगे तो सिर्फ अंदर से थोड़ा सा हिस्सा दिखेगा, 1/4, बाकी कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से बस देखो कि कितना हिस्सा अंदर पैक हो रहा है, वो रखो, नीचे एप्सिलॉन नॉट करो, काम खत्म। ठीक है, तो ये फ्लक्स वाला हिस्सा हो गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू गॉस। और ये बड़े सिंपल मेथड दिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। गॉसियस लॉ इज अ मेथड, सिंपल मेथड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिमेट्रिक बॉडी। एक्चुअली गॉसियस लॉ जब दिए थे ना, तो उन्होंने एक सरफेस बनवाया था, और वो सरफेस ना जितना सिमेट्रिक रहेगा, लाइक स्फेयर, सिलेंडर, तो बड़ा अच्छा आंसर आता, ऐसा उन्होंने कहा था। हाईली सिमेट्रिक होना चाहिए, होना चाहिए, है नहीं वो बात की बात है, बट होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग, और क्या नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है। ओके, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, EPE, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हो आप लोग। इसमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू Q, चार्ज ले लो, वोल्टेज में मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल भी होती है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक आगे जोड़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो क्या बन गया पोटेंशियल एनर्जी। यूनिट क्या होगी, जूल, सिंपली। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, अभी देखो आप याद करो, KQ/R था ना, इसी में एक Q और ले आओ तो क्या हो गया, KQ²/R। अगर दो अलग अलग चार्जेस तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2/R। ठीक, एक लास्ट इसी के आगे माइनस लग जाता है, क्यों माइनस लगता है, तो देखो अगर एनर्जी माइनस में आ रही, इसका मतलब बहुत कम एनर्जी, और कम एनर्जी वाले को हम बोलते हैं स्टेबल है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है। आपको खाना खिला दिया, जब दिन भर धमा चौकड़ी मचाओगे ना, घूमते रहोगे इधर उधर, और जैसे एनर्जी खत्म, आके बेड पे क्या हो गया, लेट गए। तो एनर्जी खत्म, लेट गए, स्टेबल हो गए, और एनर्जी मिल गई बाहर से, फिर घूमने निकल गए, फिर अनस्टेबल हो गए। तो लेस एनर्जी मोर स्टेबल, हाई एनर्जी लेस स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस इसलिए लगाते हैं। माइनस कब आएगा, आप सोच के देखो, अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तो ये स्टेबल होंगे कि नहीं होंगे, 100% होंगे, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब अच्छा लग रहा है, इनको स्टेबिलिटी मिल रही है इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है, तो स्टेबिलिटी आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और दोनों प्लस हो गए तो तब यहाँ ऑटोमेटिक अपने आप प्लस आ जाएगा, और दोनों माइनस आ गए तो भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चार्जेस को उनके साइन के साथ रखते हैं। अगर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस होकर ऑटोमेटिक आंसर क्या आ जाएगा, माइनस, और अगर दोनों प्लस हैं तो ऑटोमेटिक प्लस आ जाएगा, दोनों माइनस है तो मल्टीप्लाई करोगे तब भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सिस्टम बनाया गया कि प्लस प्लस का है तो एनर्जी उनकी क्या होगी, ज़्यादा, तो स्टेबल हुए क्या, अनस्टेबल, अनस्टेबल हो गए। ठीक है, बस इतना याद रखो, लेस एनर्जी हाई एनर्जी स्टेबिलिटी, और हायर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी। डन। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे ही आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहाँ से आ रहे हैं, जर्मनी से, फ्रांस से, कहाँ से आ रहे हैं, तो ये आ जब इधर से रहे, इसका मतलब इधर कहीं प्लस प्लेट रहा होगा तभी आ रहे हैं, और जहाँ कहाँ रहे हैं, जहाँ कहाँ रहे हैं, तो इधर कहीं माइनस प्लेट रहा होगा, वहाँ जा रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो प्लस से निकलते हैं और माइनस में आते हैं। ये प्लेट हमने सोच ली, दिस प्लस एंड दिस माइनस, तो यहाँ प्लस से निकल के कहाँ जा रहे हैं, माइनस की तरफ। ठीक है, अगर इन्हीं के बीच में आपको मैं कह दूँ कि आप क्या करो, एक चार्ज रख दो, कैसा, प्लस, कैसा हो जा रहा है, ये रख दिया मैंने प्लस चार्ज। अब बताइए कहाँ जाएगा, तो इमेजिन करो ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से रही है, बहुत बड़े बड़े प्लस चार्ज थे, जा कहाँ रही है, माइनस वाले के पास जा रही है। तो ये प्लस से माइनस की तरफ मूव करेगी या माइनस से प्लस, चूँकि ये थे ही नहीं तो हमें इमेजिन करना है कि माइनस की तरफ बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है, इसका मतलब इधर माइनस रहा होगा, इधर क्या रहा होगा, प्लस। ये इमेजिन करना दिमाग में, रेड वाली लाइंस अपने दिमाग में बनाना नहीं होता, वहाँ पे टाइम फालतू का चला जाएगा। तो बताओ कि ये प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, इन प्लस के रिपेल होगा और इस माइनस से अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ना भाग रहा है, तो प्लस चार्ज ऑलवेज मूव इन टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। और अगर माइनस रख दें तो, माइनस चार्ज रख दे तो दिस प्लस विल अट्रैक्ट एंड दिस माइनस विल
दिस ऑल माइनस विल रिपेल. माइनस चार्ज ऑलवेज मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. प्लस चार्ज in the electric field, minus charge opposite to the electric field flow. Okay, and what will be the value of force on that charge, those charges? तो force is equal to charge into electric field. अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो फोर्स अपन क्या कर लो, चार्ज. तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. तो जो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा उसके ऊपर फोर्स. और मैं पूछूँ कितनी तेज भागेगा, वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, तो क्या करोगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. इस जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसके मास को फोर्स में डिवाइड कर देना, क्या बन जाएगा आपको, एक्सेलरेशन. और v बराबर u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, कुछ भी लगा के जो भी पूछना चाहेंगे वो निकाल सकते हो आप लोग. ठीक है, एक बोल दिया कि 2 सेकंड बाद बताओ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी. तो शुरू में तो जीरो वेलोसिटी थी, v बराबर u प्लस ए टी लगा दो, ए यहाँ से निकल जाएगा, v निकालो, फाइनली टाइम दिया ही रहेगा, खत्म. हो गया कि नहीं हो गया. तो ऐसे क्वेश्चन वो 11th को और 12th को कंबाइन करके पूछ सकते हैं. ये सारी कहानी वो लोग कहाँ करते हैं ज़्यादा, कंपटीशंस में. हमारे यहाँ 12th में बड़े कम करते हैं वो लोग, है ना. उन्हें पता है ना कि अभी तो हम 11th पास करके आए, 11th का सदमा दूर नहीं हुआ है, अभी 12th का मिल जाए तो फिर तो बवाल है कि नहीं. देखो नेक्स्ट, कैपेसिटर्स. बट कैपेसिटर्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, कैपेसिटर्स क्या करते हैं. तो कैपेसिटर्स एनर्जी स्टोर करते हैं. आपने मूवीज़ वूवीज़ में देखे होंगे या नॉर्मली कहीं भगवान ना करे कैसा हॉस्पिटल में देखने को मिले, में मूवीज़ में देखने को मिलता है कि डिफिब्रिलेटर्स होता है एक डिवाइस, वो चेस्ट पे टच करते हैं, हार्ट अटैक में सब में. अगर कोई बॉडी न्यूट्रलाइज हो गई, अभी लगता है कि डेथ हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम नहीं करते मतलब डॉक्टर करते हैं. उनको देखा होगा आयरन जैसा कुछ होता है, प्लेट ऐसे लगाते हैं, कुछ लिक्विड लगा कर चिपकाते हैं और आदमी के अंदर एक शॉक फील होता है. वो करता है क्या है, तो वो 2 प्लेट लेते हैं, एक प्लस एक माइनस, दोनों को एकदम क्लोज करते हैं, उनके अंदर एनर्जी स्टोर करवाते हैं और उस एनर्जी को बॉडी में क्या करते हैं, शॉक की तरह दे देते हैं. तो बॉडी एक बहुत ही तगड़ा शॉक फील करता है. तो हार्ट अटैक कब आता है, जब पंपिंग क्या हो जाती है, रुक जाती है हार्ट की ना. तो हार्ट की अगर पंपिंग रुक गई है तो उसे बस एक बार स्टार्ट कर दे, पंपिंग स्टार्ट कर देंगे, अगर होना होगा तो आदमी जिंदा, अदरवाइज खत्म, है कि नहीं. लेकिन बाइक हमारी बंद हो जाती है तो हम क्या करते हैं, किक मारते हैं ना, झटका देते हैं, सेम पैटर्न. ओके, नाउ कैपेसिटर्स इज द डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हम यहाँ पर कैपेसिटर्स को पढ़ते हैं Q इक्वल टू सी वी. सी ही हमारा क्या है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस. और कैपेसिटेंस की यूनिट आप पढ़े होगे, फैराड होता है कि नहीं. और बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम कहाँ पढ़ते हैं इसको, माइक्रो फैराड में पढ़ते हैं. और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶. ओके, ये सारी याद कर लेना, जो पावर्स होते हैं, नैनो, फैरो, पिको, ये सारी चीज़ें कभी कभी इसमें आता है, हम ना जानते हुए गड़बड़ कर देते हैं. देखो कैपेसिटेंस हमें जो पढ़ना है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. 2 पैरेलल प्लेट्स होंगे, इनके बीच में एक को प्लस देकर एक को माइनस देकर हम इसके अंदर क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करवाते हैं. किस फॉर्मेट में, इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा ये प्लस हो गया माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी सर, हो गया. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर, खत्म, एनर्जी स्टोर हो गई, जब जरूरत पड़ेगी तो दे देंगे इसको. बैटरी की तरह, बट बैटरी है नहीं ये, ठीक है, मत बैटरी में समझ लेना इसको आप लोग, क्योंकि बैटरी केमिकल एनर्जी स्टोर करता है, ये कौन सा कर, इलेक्ट्रिक एनर्जी. नाउ इनके बीच में हवा है, इनकी प्लेट्स के बीच की गैप डी होती है, एरिया, जैसे ये प्लेट है तो इसका एरिया होगा कि नहीं होगा, उसकी एरिया ए मान लो. तो इनका जो कैपेसिटेंस होता है, कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, ये कौन बताता है, कैपेसिटेंस. तो वो कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. एप्सिलॉन नॉट फिर से देखो क्या है, एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में हवा है. अगर मैं भर दूँ कुछ, जो भरते हैं उसे कहते हैं स्लैब. क्या बोलते हैं, स्लैब. हर स्लैब की अपनी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी पहचान किससे की जाती है, डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट. और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी कुछ देर पहले बताया था के, याद हो ना, फोर्स में के से डिवाइड कर देने से उसका फोर्स पता चल जाता है किसी भी मीडियम में. पानी के लिए कितना होता है, 81, मेटल के लिए इन्फाइनाइट, और दैट एयर के लिए 1 होता है. ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये एक पहचान है कि कौन सा मेटल हम भर रहे हैं इनके बीच में. अगर मेटल भर देते हैं तो हो सकता है ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर ले, नहीं भरते हैं तो जैसे हमारे पास मोबाइल होता है, मोबाइल में अगर मेमोरी कार्ड कम है, लाइक 64 GB है, तो हम कितना स्टोर कर पाते हैं, 64. अगर हम एक एक्सटर्नल मेमोरी इसमें डाल दे तो हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं, वैसे ही है, समझ कर लो. ये इंसर्ट कर दिया हमने मेमोरी कार्ड, तो इसकी एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो पहले हवा के साथ कैपेसिटेंस कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. और अगर इसमें स्लैब डाल दे जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी, इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, कितना, के टाइम्स. ठीक, के टाइम्स. वहाँ फोर्स घटता था के से, यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है के से. ठीक है, सॉरी, ये जब हमारी हो गया कैपेसिटेंस.
पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के, अगर के तब जब डायरेक्ट्रिक स्लैब भरा गया हो। सोचो हवा भरी गई तो के की वैल्यू कितनी, हवा के लिए 1, तो हो गया फिर से वही ना मेन फॉर्मूला। सिंपली अगर पानी भर दिया जाए तो 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मेटल भर दे तो इन्फाइनाइट, तब तो इन्फाइनाइट इसकी हो जाएगी, मतलब ये चार्ज स्टोर करता ही जाएगा करता ही जाएगा करता ही जाएगा, ठीक है कि नहीं। ओके, क्वेश्चन यहाँ से कैसे आते हैं सर? क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अगर इनके प्लेट के बीच की गैप बढ़ा दिया जाए तो डी बढ़ा दो, एरिया कम कर दो तो एरिया कम कर दो, जैसा बोलेगा वैसे कम कर दो। लाइक मैंने बोल दिया कि इनके बीच की गैप 2 गुना कर देंगे, डबल, तो क्या करोगे? कैपेसिटेंस बढ़ेगा घटेगा? तो अब डी को बढ़ाओगे तो डी नीचे से बढ़ेगा ना यहाँ से, तो कैपेसिटेंस घट जाएगा, सिंपली है ना। एरिया को बढ़ा दे तो एरिया बढ़ जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। स्लैब इंसर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो स्लैब इंसर्शन का वही था पार्ट। आप लोग थोड़ा सा और डिटेल क्वेश्चंस कर सकते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हमारे साथ डिलीट है, फिर भी जान लो आप लोग। अगर 2 कैपेसिटर्स हैं ऐसे C1 और C2, अगर पैरेलल में है तो इनको डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा आप, आंसर आ जाएगा नेट वाला। 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड का था तो कितना हो गया टोटल फैरड, पैरेलल में जुड़े हैं तो 4 माइक्रोफैरड। और अगर यही दोनों कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हैं तो 2 और 2 के, तो क्या करेंगे 1/C1 को जोड़ेंगे 1/C2 के साथ, और क्या मिल जाएगा 1/C इक्विवेलेंट। तो 2 और 2 को जोड़कर देखो क्या हो जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया जाता है, अगर सीरीज में है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को जोड़ भी दो, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है कि नहीं। तो हम इसी को इसमें बदल देते हैं शॉर्ट ट्रिक के लिए, बाकी कुछ है नहीं नया, ये सब बताते रहते हैं। शॉर्ट ट्रिक मेरा है मेरा ऐसा करके कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला ही है, उसी को हम क्या कर देते हैं बस दूसरे तरीके से देख लेते हैं, फाइनल रिजल्ट वाला, है कि नहीं। चलो देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हो गया हमारे पास ये हो गया। फिर उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन, देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि अगर एक टंकी भरी हुई है दूसरी टंकी खाली है, दोनों को पाइप से जोड़ दे तो भरी हुई टंकी में से पानी खाली वाले में आता जाएगा, कब तक, जब तक दोनों का लेवल बराबर न हो जाए, ठीक है। वैसे ही रीडिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, जब एक कैपेसिटर आपके पास है दूसरा आपके पास है, इनके पास V1 पोटेंशियल इनके पास V2 है और इनका ज़्यादा है पोटेंशियल का मतलब पानी की हाइट, तो इसको अगर हम जोड़ दें तो इसमें से चार्ज यहाँ फ्लो करेगा कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए बराबर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा, और जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो V हो जाएगा, दोनों का मान लेते हैं, तो ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा, और दोनों का सेम है तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल। तो क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द कॉमन पोटेंशियल VC क्वेश्चन मार्क, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो Q ट्रांसफर पूछ लेगा, ठीक है। और क्या लगता है पानी जब एक टंकी से दूसरे पानी टंकी में पाइप से जोड़ के ले जाओगे तो क्या कुछ भी लॉस नहीं होगा पानी का, हो सकता है पाइप जोड़ते समय कुछ लीक कर जाए, कुछ गिर जाए, अभी ऐसे खोला पानी अब दूसरे पाइप को जोड़ रहा है तब तक हो सकता है कुछ गिर जाए। वैसे ही जब हम इसको इससे जोड़ते हैं तार वायर को तो वहाँ पे स्पार्क होता है, हीट निकलती है और साउंड निकलता है, चट चट की आवाज़ आती है ना। तो 2-3 तरह की एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी, ये 2-3 क्या होते हैं वहाँ पे लॉस हो जाते हैं। तो 3 चीज़ें, कॉमन पोटेंशियल बताइए कब तक इनका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, मतलब कितने पर हो जाएगा, कितना चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा और कितनी एनर्जी लॉस होगी। इन तीनों का डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर सकते हो। डायरेक्ट कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला देखोगे होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। सिंपली ये कॉमन पोटेंशियल हो गया कि इन दोनों का सेम पोटेंशियल इतनी पर हो जाएगा, ठीक है। वो इसका अलग अलग देंगे, C1 दे देंगे, उसका V1 दे देंगे, इसका C2V2 दे देंगे, पूछ लेंगे बताओ कॉमन पोटेंशियल, फॉर्मूला लगाओ खटाक से तुरंत आ जाएगा आंसर। कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ उसके लिए क्या करोगे आप, Q ट्रांसफर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 कर लो, ऐसे ये कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। ये फॉर्मूला है। और लास्ट एनर्जी कितनी लॉस होगी, तो हाफ CV² पड़े, हाफ CV² एक पोटेंशियल में सॉरी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, इतना ही होता है हाफ CV²। इसी के जैसे याद कर सकते हो, फॉर्मूला थोड़ा लेंदी है, ये नहीं कि बहुत परेशान होने लगे। तो हाफ C कितना हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और V की जगह क्या लिखो, देखो C हो गया हाफ हो गया, V की जगह V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर कर दो, ये एनर्जी लॉस हो गई, ये चार्ज हो गया और ये पोटेंशियल हो गया। ये डायरेक्ट फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले यहाँ से खत्म, एक बढ़िया वाला डेरिवेशन खत्म हो गया। ये 3 फॉर्मूले तो हम याद कर सकते हैं कि नहीं, 2-3 बार लिख के याद कर सकते हो आप लोग, और हो सके पॉसिबली तो 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे इसका। वैसे न्यूमेरिकल के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊँगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, है ना। इंपॉर्टेंट हर एक टाइप का जो पॉसिबली आ सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम देख लेंगे। देखो अब बात करते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन हो गया,
लास्ट इस पार्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे थे ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, आप पढ़ोगे उसमें, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर में आप पढ़ोगे लाइक जैसे देख लो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का भी सेंटर इसी सेंटर पे हो गया, प्लस भी वहीं पे हो गया, तो माइनस भी वहीं पे है, प्लस भी वहीं पे, तो दोनों के बीच में गैप कितना हुआ, जीरो, है कि नहीं। अरे सोचो ना, सर्कल पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका सेंटर हुआ कहाँ, घूमते 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 सेंटर भी हुआ ना, और प्लस पहले से ही वहीं पर है, तो दोनों के बीच की गैप कितनी मानी जाएगी, जीरो। तो ये डायपोल नहीं बना रहे हैं। डायपोल का मतलब क्या होता है, दो चार्जेस जो कुछ दूरी पर हो, यहाँ तो दोनों बेचारे एक ही पर हैं। तो अगर इनके दोनों तरफ एक प्लेट लगा दो, एक इधर प्लस एक इधर माइनस का, तो प्लस से कौन खींचा चला जाएगा, माइनस, और इधर कौन खींचा चलाएगा, प्लस। वैसे प्लस खींचा नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन को धक्का ही देगा। तो देखा जाए तो कुछ देर में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, मतलब ऐसे, प्लस यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे से घूम रहा है, पता चला उसकी तरफ, देखो सेंटर पे नहीं। अब क्या होगा, इसका सेंटर यहाँ माना जाएगा माइनस और प्लस यहाँ पे, तो अब इनके बीच की गैप हो गई कि नहीं, अब ये डायपोल बन गया, ठीक है। तो वो जिनके अंदर प्लस और माइनस दूर दूर होते हैं, मतलब सेपरेट होते हैं, उन्हें कहते हैं पोलर डायलेक्ट्रिक्स। जिनपे एक ही होता है उसे क्या कहते हैं, नॉन पोलर। अगर फील्ड के अंदर रख दें तो इनके बीच प्लस माइनस दिखे, पोलर में भी ऐसा होगा, नॉन पोलर में भी ऐसा होगा, लेकिन नॉन पोलर और पोलर में डिफरेंस क्या है, अगर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड ना दें तो पोलर जो होगा वो पहले से प्लस माइनस हो सकता है अपने पास अलग अलग रखे, लेकिन नॉन पोलर नहीं रखेगा। आप नॉन पोलर पोलर के कुछ एग्जांपल्स केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, इसमें फिजिक्स में भी देख सकते हो, लाइक HCl, आई एम सेइंग HCl, पोलर है कि नॉन पोलर, पोलर है, क्योंकि HCl H प्लस होता है और Cl माइनस होता है। देखो प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ, उनके बीच की गैप है कुछ ना कुछ, है कि नहीं। H2O का अगर हम बनाने चले तो O बनता है कि नहीं, इसके पास क्या हो जाएगा माइनस, इसके पास प्लस, इसके पास प्लस, एक माइनस प्लस इससे, एक प्लस माइनस इससे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस, ये हो गई माइनस से प्लस ये, तो इसका डायपोल मोमेंट P1, इसका डायपोल मोमेंट ये P2, इन दोनों का देखो नेट किधर जाएगा, बीच में, तो ये भी क्या हो गया, नेट, इसको लिख लेते हैं, ये भी क्या हो गया हमारे पास, पोलर। ऐसे कुछ पोलर्स की याद कर लो। नॉन पोलर कौन होते हैं, जिनके पास पोल ही ना बनते हो, लाइक CO2, CO2, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका प्लस, एक माइनस प्लस इसका, एक प्लस माइनस इसका, माइनस से प्लस इधर होगा, माइनस से प्लस इधर होगा, दोनों कट गए, खत्म, उसके बाद डायपोल ही नहीं बचेगा। तो कुछ पोलर्स के कुछ नॉन पोलर्स के आप एग्जाम्पल से आप याद कर लोगे। यहाँ तक हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने कैपेसिटर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में ब्रीफ नॉलेज देखा है। हम ये टॉपिक्स बताएं जिनके ऊपर आप स्टडी कर सकते हो थोड़ा बहुत फिर से, ठीक है, सेल्फ स्टडी कहते हैं। यहाँ से आपको इतना हेल्प मिलेगा कि हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और क्या तरीके से पढ़ना है, बाकी आप सेल्फ स्टडी करो। हम नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ेंगे, देखते हैं इसी वीडियो में हो पाएगा तो अच्छी बात, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। Okay, then move to the next unit, second unit, current electricity, DC circuit. We can say this because we will use DC source for the circuits. Before discussing the circuit, will just discuss current. What current? Electric current. Electric current. What is electric current? Represented by capital I or small I. You can represent current with I or capital I. Okay. And what is the formula for I, or means how can we define current? So current is what? Rate of flow of charge, means charge per unit time is called current. Okay. Now current is equal to Q by T. Mathematically, Q is coulomb upon time second. Coulomb per second is the unit of current, or the famous one, ampere. Ampere is the unit of current. Okay. करेंट विल फ्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज मैंने आपको पहले ही बताया था कि चार्ज में फ्लो अगर करने की बात आएगी तो विच चार्ज विल फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स नॉट प्रोटॉन। ओके, इन द वायर, लाइक सपोज दिस इज अ जूम वर्जन ऑफ वायर। इसको हमने जो वायर को जूम किया है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है वायर का, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यू नो वेरी वेल कि सारी चीज़ें हमारी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ही बनी है। तो हर एक मेटल में एटम्स के अंदर हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होते हैं, बॉन्डिंग नहीं अच्छी होती उनकी, वो ब्रेक होकर रिवोल्यूशन बैलेंसी छोड़कर मेटल के अंदर ही फ्री होते हैं, उन्हें कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो भाग सकते हैं अगर हम इसको बैटरी से जोड़ दें, सपोज माइनस एंड प्लस, तो इस माइनस का इफेक्ट यहाँ आकर माइनस ढेर सारा हो जाएगा और इस प्लस का इफेक्ट यहाँ आकर प्लस ढेर सारा हो जाएगा, है कि नहीं। तो प्लस से माइनस की तरफ क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी दिशा में कौन भागता है, इलेक्ट्रॉन्स। माइनस चार्ज उल्टा देते हैं, भागते हैं। ये देखो ये माइनस है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, माइनस माइनस को रिपेल करता है तो सारे इलेक्ट्रॉन उधर भागेंगे, और जब सारे इलेक्ट्रॉन उधर भागेंगे तो इलेक्ट्रॉन के जस्ट उल्टा कौन फ्लो करता है, करंट।
तो करंट जो होगा वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज पर और टाइम पे डिपेंड करेगा, दोनों को हम निकाल लेंगे। क्यू को आपने को कुछ देर पहले ही पढ़ा था, क्या होता है क्यू बराबर एन ई, क्वांटाइजेशन से और टाइम नीचे डिवाइड कर देंगे, क्या जाएगा हमारे पास करंट, तो एन ई अपॉन टी इक्वल टू टाइम, एन ई अपॉन टी इक्वल टू करंट, सॉरी एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटीजर्स होता है, या तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा लाइक दिस, ओके। और ई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और टी वो बोल देंगे 10 सेकेंड बाद होता है 20 सेकेंड 30 सेकेंड आफ्टर, तो यू कैन जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ एन ई एंड टी। टाइम शुड बी इन सेकेंड नॉट इन others unit, okay, these are the concern of current. Now one more thing is there, current density. What is current density? Next, current density means like when current is flowing through a wire, like इसी से फ्लो कर रहा है, तो इस सर्कुलर वायर का, जैसे ये आप मार्कर देखो, इसका सर्कल एरिया है ना, दिख रहा है आपको, करंट इसमें से फ्लो करेगा तो कौन से एरिया से मूव करेगा, सर्कल वाले से, तो करंट डिवाइडेड बाय एरिया कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, करंट डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड जे, जे मीन्स करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। अब आपसे कभी पूछ लिया व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, तो आप करंट अपॉन एरिया देखो, एम्पियर करंट का हो जाएगा, मीटर एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। अब आपको करंट दे देगा, एरिया दे देगा, डायरेक्ट कर लो, और करंट नहीं देगा तो इस करंट को आप यहाँ से निकाल लेना, ठीक है। नाउ दिस इज द करंट डेंसिटी अबाउट, अगर ये ऐसे दे देते हैं, ये वायर था, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, हमें इस क्रॉस सेक्शन से लेना, जो ऐसे जैसे आप देख रहे हो सैलेड कटता है ना, आप मूली गाजर ये सबको देखो तो हल्का सा स्लाइड कट के काटते हैं ना हम लोग इलेक्ट्रिकल शेप में, तो अगर वैसा पूछते कि इसका जो कि इतने से थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, वर्टिकल होता तो थीटा से वर्टिकल से मतलब वर्टिकल से थीटा डिग्री पे अगर कट करें तो इस एरिया से कितना डेंसिटी आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया ले लेंगे और इस करंट को नहीं लेंगे, वो करंट लेंगे जो इसके परपेंडिकुलर होगा। अगर ये थीटा है वर्टिकल से तो ये कितना हो जाएगा थीटा, तो इधर वाला करंट कंपोनेंट ले लेंगे, आई कॉस थीटा, उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, करंट अपॉन एरिया ही करना हर बार, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे। याद रखें कि हमें वो करंट लेना जो फ्लो करेगा और एरिया इसके परपेंडिकुलर वाला लेंगे। करंट का फ्लो अगर ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर जो एरिया होगा वो, लेकिन इस मार्कर में इधर करंट जा रहा है तो हम कौन सा एरिया लेंगे, जो इसके परपेंडिकुलर, कौन सा, ये सर्कुलर, सिंपली है कि नहीं। ये हो गया हमारे पास, ये करंट डेंसिटी था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, छोटा सा एक रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में, वो रिलेशन ही कभी कभी पूछा जाता है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, आपने पढ़ा होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, ड्रिफ्ट क्यों आता है, ये देखो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जरूर, लेकिन वो उसी थ्योरी की हेल्प से ही पूछेंगे ना, कहीं अलग से थोड़ी पूछ लेंगे वो। तो व्हाट डज मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीन्स वेयर फ्रॉम वेयर दे केम फ्रॉम, ओके। लाइक वी हैव अ वायर, ये हमने एक वायर बनाया, इतना बड़ा इसलिए बनाया जाता है जूम करके, इसको जूम करके ताकि दिखे आपको। इस वायर के दोनों एंड्स को हमने किससे जोड़ दिया, बैटरी से। अच्छा बैटरी से नहीं जुड़ा था, स्विच ओपन कर लो आप, स्विच अभी क्लोज मत करना। क्या लगता है आपको यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा इसका इफेक्ट, नहीं, क्योंकि स्विच ओपन है, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते इधर उधर इधर उधर, कोई इधर भागता कोई इधर भागता, कोई नीचे कोई ऊपर कोई अप कोई डाउन, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाती, जीरो, है कि नहीं। कोई लेफ्ट जा रहा कोई राइट जा रहा तो नेट खत्म, ऊपर कोई जा रहा कोई नीचे खत्म, कोई अप जा रहा कोई बैक साइड जा रहा तो क्या हो जाएगा, खत्म। तो नॉर्मली इनका नेट वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। मूव तो सारे करते हैं, रूम टेम्परेचर पे भी सारे इलेक्ट्रॉन जिग ब्राउनियर मोशन करते हैं, बट नेट क्या होता है इनका, जीरो। अगर जैसे ही इनको हम स्विच ऑन कर दें, अब यहाँ माइनस इफेक्ट आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, तो ये प्लस सारे इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और ये माइनस उस इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे, ये धीरे धीरे सेट हो जाएंगे उस तरफ भागने के लिए, सब अब एक ही दिशा में भागेंगे। अब जो वेलोसिटी इनकी आई है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीन्स जब हमने प्लस और माइनस दिया तो प्लस माइनस देने से क्या किया हमने, प्लस से माइनस की तरफ क्या भागता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया इनको तभी इनको एक वेलोसिटी मिली, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू वी डी लिख लेते हैं, डी स्टैंड्स फॉर ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ए इंटू टाउ। ये क्या होगा हमारा एक्सेलरेशन, एंड टाउ क्या होगा, मीन फ्री टाइम, या कह सकते हो रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, सिंपली रिलैक्सेशन टाइम। ये वो टाइम होती है जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से लड़े और फिर किसी और से लड़ने जाए, लाइक यहाँ से आया लड़ा,
लड़ने के बाद अब ये इधर जा रहा है। अब जब तक तीसरी और थर्ड इलेक्ट्रॉन से ना कोलाइड कर दे उस समय तक ये फ्री है, कोई कोलिजन नहीं है। तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो रिलैक्सेशन टाइम लिखते हैं वो मीन होता है सबका एवरेज। कोई 2 सेकंड बाद लड़ता है, कोई 10 सेकंड बाद लड़ता है, कोई 5 सेकंड, कोई 7 सेकंड। तो हम इनका एवरेज ले लेते हैं कि इतना सेकंड बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो यहाँ पे वो मीन फ्री टाइम है। ये क्या है, रिलैक्सेशन, सॉरी एक्सेलेशन। एक्सेलेशन कैसे लिखोगे, फोर्स अपॉन मास, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप चाहो तो फोर्स अपॉन मास लिख सकते हो। और फोर्स आपको पता ही होगा क्या होता है, चार्ज क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और मास नीचे। तो जो चार्ज होगा क्यू, क्यू यहाँ चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन ना, तो क्यू की जगह क्या लिख दोगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस किएगी अपन मास का, तो ये हो गया हमारा क्या, मास अपॉन सॉरी फोर्स अपॉन मास। ये एक्सेलेरेशन हो गया। टाउ आपको टाइम, रिलैक्सेशन टाइम है। और ये ड्रिफ्ट क्या है, वी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, एक लास्ट चीज मैंने बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट में रिलेशन पूछा जाता है। तो आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये रिलेशन डायरेक्ट याद कर लो आप लोग। आई इक्वल टू एन ए वी डी। आई क्या है, करंट, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें होंगे। 50 होंगे तो 50 रख देना, 100 होंगे तो 100, 10,000 होंगे तो 10,000। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। ए क्या है, इसका एरिया, कितना एरिया है। और वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई इक्वल टू एन ए वी डी है। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि हमने एरिया को बढ़ा दिया तो बताओ करंट क्या होगा, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बढ़ा दिया तो करंट क्या होगा, हमने करंट को घटा दिया तो एरिया क्या होगा। ऐसी कहानी करके वो रिलेट करके पूछता है। अगर डेरिवेशन आपको ये फॉर्मूला याद है तो कोई भी वेरिएशन करेंगे, बाकी चीज़ों को कॉन्स्टेंट रख के आप क्या कर सकते हो, उसमें रिलेशन देख सकते हो। ठीक है, और कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ तक हमारे पास हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से ज़्यादा आएगा, बैटरी की वजह से। तो बैटरी ज़्यादा अगर है, वोल्टेज ज़्यादा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। इनडायरेक्टली भी रिलेशन हम देखते रहा करेंगे। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ। ये आप लोगों ने 10th से ही पढ़ा होगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज व्हाट, किसी भी वायर के अगर एक एंड पे V1 वोल्टेज देते हो और दूसरे पे V2, और मान लेते हैं कि हमने V1 को ज़्यादा रखा है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। ये बात याद रखेंगे आप, हमेशा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो करता है। क्योंकि अगर पानी को अगर फ्लो करवाना है तो एक तरफ लो होना चाहिए, तब तो फ्लो करेगा ना। अगर दोनों बराबर रहेगा तो पानी फ्लो करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो एक तरफ हाई होना चाहिए, हाई वोल्टेज, और लो वोल्टेज हमेशा हायर से लो होता है। फ्लो वैसे भी किसी भी चीज़ का हमेशा हायर से कहाँ होता है, लो होता है। हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट फ्लो करता है ना, कोई भी फ्लो होता है हमेशा हायर से लो की तरफ होता है। गॉट इट। नाउ ओम्स लॉ क्या कहते थे कि इन दोनों टर्मिनल्स के पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा, हायर माइनस लोअर, इसी को हम बोल देते हैं डेल्टा वी। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इसमें फ्लो करने वाले करंट के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि कितना इसमें करंट फ्लो करेगा। ये कौन बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में, अगर ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लाइक ऐसे पाइप ले लो, इसमें पानी भरोगे तो ये अगर लेवल बराबर होगा तो पानी इधर नहीं जाएगा। अगर इसमें पानी भर गया तो बराबर रखोगे तो पानी नहीं जाएगा, और हल्का से इंक्लाइन करोगे तो पानी इधर जाने लगेगा। और जितना ज़्यादा इंक्लाइन करोगे, इनके बीच और इनके बीच का गैप रखोगे, उतना ज़्यादा तेज फ्लो होगा। तो जो वोल्टेज का डिफरेंस है, अगर यहाँ पे हमने रख दिया 10 वोल्ट, यहाँ पे 9 वोल्ट, तो डिफरेंस बड़ा कम है। 10 में से 9 माइनस करो कितना हो जाएगा, 1। तो बहुत ही कम करंट आएगा। और इसको 8 कर दे तो अब गैप हो गया 2 का, और तेज आएगा। अगर इसको मैं कर दूँ 4 का, तो अब गैप कितने का आएगा, 6 का ना, और तेज करंट आएगा। तो जितना वोल्टेज डिफरेंस था ज़्यादा, उतना करंट फ्लो करा था। ऐसा कौन बताया, ओम्स लॉ। ओम ने बताया। ठीक है, तो इनको हम बोल देते हैं ओम्स लॉ। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लाते हैं हम लोग, एक कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज हियर कैपिटल आर, नोन एज रेजिस्टेंस। कैपिटल आर को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब एक तरह का अपोजिशन, मतलब करंट के फ्लो में रास्ते में जो एक तरह से कह सकते हो कि रेस्ट्रिक्शन आएगा, हिंड्रेंस आएगा, दैट इज रेजिस्टेंस। और रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। यूनिट क्या होगी इसकी, ओम, इन द ऑनर ऑफ दैट साइंटिस्ट ना। ओम रिप्रेजेंट ऐसे भी किया जाता है, ओम आपने देखा होगा ऐसे बना होता है कर्व टाइप का, बट आप ओम लिख लो। उसके बाद इस रेजिस्टेंस की खास बात, ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट को रिप्लेस करके आए। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट है ही वैसे, नाम यूज़ का रेजिस्टेंस। तो ये डिपेंड किस पे करता होगा, जनरली मेटल अगर हम बदलेंगे, कॉपर से एल्यूमिनियम कर दिया, एल्यूमिनियम से सिल्वर कर दिया, सिल्वर से आयरन कर दिया, तो ये चेंज होगा। अदरवाइज एक मीटर का अगर मैंने वायर बना, तो यहाँ से अगर मान लो कि ये मार्कर कॉपर का है, इसके 1 मीटर का रेजिस्टेंस अगर 2 ओम है, तो इसके अगले 1 मीटर का भी कितना होगा, 2 ओम ही होगा, अगर क्रॉस सेक्शन बराबर रहा तो। ठीक है,
तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, फिक्स हो गया। आप एक बल्ब मार्केट खरीद के लाते हो, मार्केट से एक बल्ब आप खरीद के लेकर आओ, उसका रेजिस्टेंस मान लो आपने कैलकुलेट किया 7 ओम, आज कल भी इतना ही रहेगा, परसों भी इतना रहेगा, आज होल्डर में लगा दिए तब भी इतना ही रहेगा, दूसरे होल्डर में लगा दोगे तब भी इतना ही रहेगा, 10 वोल्ट के साथ जोड़ दोगे तब भी यही, 20 वोल्ट के साथ जोड़ दोगे तब भी यही। तो रेजिस्टेंस बदलता नहीं है, ठीक है। बट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए, ठीक है। फॉर द गिवन बल्ब फिक्स रहेगा। गिवन बल्ब का मतलब लेंथ वही रहना चाहिए, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है उसकी वायर का एरिया भी वही होना चाहिए, मेटल वही भी होना चाहिए। तो ये जो रो है ये मटेरियल बताता है कि मटेरियल है कौन सा, बदला है कि नहीं। कॉपर से कहीं एल्यूमिनियम तो नहीं बदल दिया आप लोग, एल्यूमिनियम से सिल्वर तो नहीं बदल दिया। तो रो जो है मटेरियल बताता है, एल जो है आपका लेंथ होगा, और जो ए है वो क्या है, एरिया, ठीक है। आपने एक वायर लिया, एक बड़ा वायर लिया, सोचो ये छोटा वायर एल लेंथ का, ये बड़ा वाला 2L का है, तो किसमें से ज़्यादा करंट, मतलब करंट को ज़्यादा देर तक चलना पड़ेगा, बड़े वाले में ना, यहाँ से चलेगा बेचारा 2L के बाद निकलेगा, यहाँ से L के बाद निकल गया, तो किसमें ज़्यादा हिंड्रेंस फील होगा, इस वाले में। तो लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी क्या ज़्यादा, इसीलिए डायरेक्टली है। देखो R इक्वल टू रो एल है, डायरेक्ट है ना, L के बाद प्रोपोर्शनल। L बढ़ाओगे रो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घट जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर एरिया इतना है और अब क्या करो, इतनी बड़ा पाइप लो सेम लेंथ का, लेकिन इस बार बड़ा एरिया लो, तो किसमें से पानी ज़्यादा इजीली अच्छे से फ्लो करेगा, बड़े वाले में से ना। एरिया इसका ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा होता है तो ईजिली फ्लो होता है, मतलब रेजिस्टेंस कम मिला है, इसलिए रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम, इसलिए इन्वर्सली है, ठीक है। और रो तो आपकी क्या है, रजिस्टिविटी। रो इज कॉल्ड, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रो इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को हम एक और नाम से जानते हैं, देखो R इक्वल्स टू रो एल बाई ए है, इसको हम बोल रहे हैं रजिस्टिविटी। अगर मैं कहूँ L1 हो गया, एरिया भी 1 हो गया, तो बताओ R बराबर क्या बचेगा, ये L1 हो गया, एरिया 1 हो गया, तो बचा रो ना। तो रो वही रेजिस्टेंस है, मतलब रो वो रेजिस्टेंस है जिस वायर का लेंथ कितना हो 1 और एरिया कितना 1। तो ये स्पेशल हो गया कि नहीं हो गया, एक ऐसा वायर जिसकी लंबाई 1 हो, जिसका एरिया 1 हो, उसके रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेशल रेजिस्टेंस। और दूसरा नाम क्या है, रेजिस्टिविटी है। ये मटेरियल की खास प्रॉपर्टी बताता है और ये नहीं बदलता। अगर कॉपर है तो कॉपर की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी थ्रू आउट द सिस्टम, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। वायर को खींच कर, इतना बड़ा सा वायर था, इसको खींच कर लंबा कर दो, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि एल्यूमिनियम को खींच दिए तो कॉपर बन जाएगा। तो एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम रहेगा, मतलब रेजिस्टिविटी वायर को खींच देने से, मोड़ देने से, बेंड कर देने से बदलती नहीं है। तो इस फॉर्मूले में देखो R इक्वल टू रो एल बाई ए में रो आपका मटेरियल की प्रॉपर्टी, जब तक मटेरियल बदलना नहीं तब तक रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगा। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि एक वायर की लेंथ को हमने L से 3L कर दिया, तो बताओ रेजिस्टिविटी कितना हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी पहले भी रो था अब भी रहेगा वही, वो नहीं बदलेगा, क्लियर। लेकिन लेंथ को अगर मैं बढ़ा दूँ खींच कर वायर, L बढ़ेगा तो R भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एरिया को यदि हम बढ़ा दें, ठीक है, एरिया एक ऐसा था इतना देख रहे हो, और एक और बढ़ा दिया तो ये हो गया 2 एरिया। तो अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो घट जाएगा। कितना घटेगा, कैसे घटेगा, उसके लिए क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर, वायर को अगर स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, है ना। स्ट्रेच करने का मतलब लंबाई बढ़ा देना, कंप्रेस करने का मतलब लंबाई को छोटा कर देना। तो एक सिंपल सा लॉजिक, अगर किसी वायर की लंबाई, मान लो ये वायर है आपका इतना, L लेंथ का, एरिया A है इसका, ठीक है। इस वायर को खींच कर इसकी लंबाई कर देते हो आप लोग 2L, तो इसका एरिया अपने आप घट के कितना हो जाएगा, A/2, ठीक। अगर इसी वायर को खींच कर हमने कर दिया 4L, तो ये इसका एरिया अपने आप घट कर कितना हो जाएगा, A/4। जितना L बढ़ेगा उतना ही एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। ये याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रखना है ना, इसी वायर को ना खींचोगे जी, नया वायर तो लेना नहीं हम लोग को, उतनी वायर खींचना है। अच्छा इस वायर का रेजिस्टेंस अगर R है तो इसको खींच कर लंबा कर दोगे तो इसका रेजिस्टेंस वो नहीं रह जाएगा, बदल जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस। तो जितने गुना बढ़ा रहे हो लंबाई, ठीक है, मान लो n टाइम्स बढ़ा दिया हमने, NL कर दिया, n की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितनी है, 4 है, तो n टाइम्स, 2 गुना बढ़ा दिया तो n की वैल्यू 2 रखना, 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो 3 रख लेना। तो अगर n टाइम्स बढ़ा दिया गया तो n स्क्वायर कर देना, और जो पहले का रेजिस्टेंस था वो, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले के रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड, जितना गुना बढ़ा है उसका स्क्वायर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड। फॉर एग्जांपल एक वायर की लंबाई को आपने L से कर दिया 2L, तो बताओ इसका रेजिस्टेंस R से बढ़कर कितना हो जाएगा, तो दोगुना बढ़ाया ना, 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 4, और शुरू वाला रेजिस्टेंस कितना था, R था ना, तो इसका कितना हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस 4R हो जाएगा।
4 गुना बढ़ गया। अगर लेंथ को डबल बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक, ये स्ट्रेच करने का होगा। इसी का उल्टा कंप्रेस में होता है। पहले रेजिस्टेंस सॉरी लेंथ एल था, एरिया ए था, रेजिस्टेंस मान लो ए, अब इसको दबाकर इसका लेंथ कर दिया आपने हाफ, तो एरिया अपने आप बढ़ गया ना। कंप्रेस देखो एरिया बढ़ा कि नहीं, कितना हो जाएगा एरिया, 2 हो जाएगा लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। कितना, तो नया रेजिस्टेंस बराबर पुराना रेजिस्टेंस अपॉन में जो यहाँ मल्टीप्लाइड हुआ तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, खत्म। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर हमने लेंथ को 100% बढ़ा दिया तो बताइए कि रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा। सोचो आप कि लेंथ अगर इतना है, 100% बढ़ाने का मतलब इतना ही, सॉरी ओके, सपोज कि आपके पास एक वायर है एल लेंथ का, 100% बढ़ाने का मतलब जितना है उतना ही और बढ़ा दिया खींच कर, ठीक है। तो अब एल था तो कितना हो गया, 2L। अगर मैं कहूँ कि किसी वायर की लंबाई को 300% बढ़ा दिया गया, 300% का मतलब जितना था, ठीक है, उसी में 300% का मतलब इसी का 3 गुना बढ़ा देना। तो ऐसे 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 3 बार और जोड़ोगे तो टोटल कितना हो गया, 4 टाइम्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा, 16 टाइम्स, ठीक है। अगर मैंने कहा कि इस वायर को खींचते 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 अप टू बाई नहीं बोल रहा, बाई मतलब अलग से 3 गुना बढ़ाना या 4 गुना, उसके बाद ये मेन रहेगा, इसके बाद बढ़ा देना। अप टू का मतलब ये एक है, मतलब 100% है, इसको खींचते खींचते हम 200% तक, अप टू 200% भी जस्ट इंक्रीज द लेंथ। इसका मतलब कितना हो गया नया लेंथ, 200% तक खींचने का मतलब इसका लंबाई कितना कर दिया गया, 2 गुना, ट्वाइस। तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स, ठीक है। तो 2 चीज़ें होती हैं, बाई एंड अप टू। अगर मैंने बोला कि आपके पास जितना रुपया है उसका 200% बढ़ा दिया गया बाई 200%, तो आपके पास जो था पहले 100%, उसी में 200% बढ़ा दिया गया, तो नया कितना हो गया, 300%, मतलब कितना गुना, 3 टाइम्स। और मैंने कहा अप टू का मतलब, अप टू 300% का मतलब जो था 100% उसको 300% तक बढ़ा दिया गया। तो बताओ इसमें इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 2 ही 100 का ना हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, 2% का बढ़ाया तब 300 पहुँचे। 100 वाला शुरू का था, बाई का मतलब पहले जो था उसमें बढ़ाया गया, अप टू का मतलब पहले से ही गिना गया था कि इतना तक बढ़ाया गया। दोनों में डिफरेंस है ना, ठीक। चलिए अच्छा, स्ट्रेचिंग में ये हो गया, वायर को खींचोगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है कि एक वायर को बढ़ाया जरूर जाए लेकिन दूसरा वायर जोड़कर, कॉपर था 2 मीटर का, एक नया कॉपर लाया गया 2 मीटर का जोड़ दिया गया, 4 मीटर हो गया ना। यहाँ एरिया नहीं घटेगा, यहाँ एरिया उतना ही रहेगा। खींच कर बढ़ाओगे तो एरिया घटेगा, और एक्स्ट्रा जोड़ोगे तो एरिया सेम रहेगा। और एरिया सेम तो रेजिस्टेंस भी सेम। इसका अगर 1 ओम था तो इसका भी कितना हो जाएगा, 1 ओम, तो टोटल कितना हो गया, 2 ओम। यहाँ 4 गुना नहीं बढ़ेगा, यहाँ डबल हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चंस इसके होंगे आपके पास, बुक्स में से देख लेना, 2-3 क्वेश्चंस कर लोगे अच्छे से ना, फुल प्रैक्टिस हो जानी है। वैसे मैं ट्राई करूँगा कि एक हाथ क्वेश्चंस जरूर इसका करा दूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट, स्ट्रेचिंग। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आप लोग तो डिलीट ही है पोर्सन है, बट देख लो, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 अगर सीरीज में है तो डायरेक्ट जोड़ दो, नेट क्या हो जाएगा, 1 और 2 ओम का है तो कितना हो जाएगा, 3 ओम, 2 ओम का है तो 4 ओम, इसमें डायरेक्ट जोड़ते हैं। याद करो कैपेसिटर में उल्टा जोड़ता था, यहाँ रेजिस्टेंस सीरीज में है तो डायरेक्ट जोड़ते हैं, और रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में है तो, कैपेसिटर था तो क्या था, डायरेक्ट ना, यहाँ रेजिस्टेंस उल्टा जोड़ते हैं। कैपेसिटर याद कर लो या रेजिस्टेंस अपने आप याद हो जाएगा। रेजिस्टेंस अगर है पैरेलल में तो 1/R1 + 1/R2 = 1/R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। पता कैसे चलते हो कि फार्मूला मतलब रेजिस्टेंस सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज का सबसे सिंपल तरीका, पहले वाले से चलते जाओ, अगर दूसरा मिल गया, बीच में कोई नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई वायर नहीं निकला होना चाहिए, कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा होना चाहिए, कुछ नहीं। अगर पहले से दूसरा जा रहा है और कुछ नहीं है तो ये सीरीज में है। और पैरेलल का चेक करने का तरीका, एक को लेफ्ट वाला वायर, राइट वाला वायर, दूसरे का लेफ्ट वाला वायर और राइट वाला वायर अगर एक ही जगह का जुड़ा है तो ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। पैरेलल में 1 करके जोड़ना, सीरीज में डायरेक्ट जोड़ देना, ये रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगा। भले ये डिलीट कर दिए, ये बड़े चालाक हैं NCERT वाले, CBSE वाले, इन्होंने ऐसा पोर्शन डिलीट किया है जिसको बिना पढ़े हम बाकी चीज़ कर भी नहीं पाएंगे, है ना। तो चालाकी किया इन्होंने, नो प्रॉब्लम, हम देखते हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट आते हैं किरचॉफ्स। आई थिंक इस पर बेस्ड 100% क्वेश्चन आएगा, तो हम एक क्वेश्चन अच्छे से इस पर कर लेते हैं, ठीक है। किरचॉफ्स 2 लॉ थे, KCL और दूसरा
केवीएल। केसीएल का फुल फॉर्म किरचॉफ्स करंट लॉ, जो क्या बताता है कि किसी भी जंक्शन पर, किसी एक पॉइंट पर अगर करंट यहाँ से जा रहा है तो कहीं ना कहीं से आ जरूर रहा होगा। अगर दो जगह से आ रहा है तो आने वाले करंट I1 I2 का सम जाने वाला करंट होगा, मतलब I3 किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर। आप सोचो ना, कोई जैसे गंगा, हम इलाहाबाद बोलते हैं, इलाहाबाद 3 नदियों का संगम है, गंगा जमुना एंड सरस्वती है। तो अगर एक संगम है, एक पॉइंट है, यहाँ से गंगा जी आ रही है, यहाँ से जमुना जी आ रही है, और इधर मान लो क्या जा रहा है, जमुना मतलब यमुना है, गंगा यमुना एंड सरस्वती। तो अगर इन दोनों से पानी आ रहा है तो इसमें 100% तीसरे में जाएगा होगा। सब जगह से आ रहा होगा तो आज इलाहाबाद कहाँ होता है, पानियों के अंदर होता है, नहीं वहाँ जमा होता जाता है कि नहीं। तो एक तरह से पानी आ रहा है, दूसरी जगह से जा रहा है। अगर दो जगह से पानी आ रहा है 1-1 लीटर, तो इस वाले से कितना जाएगा, तीसरे वाले से 2 लीटर पर सेकंड जाएगा। इधर से 1 लीटर है, इधर से 1 लीटर है, तो इधर से कितना जाएगा 2। इधर से 5 लीटर है, इधर से 7 लीटर है, तो किधर जाएगा 12। ठीक है कि नहीं। आने वाले करंट इक्वल टू जाने वाले करंट, तो इसको हम लिखते हैं समेशन ऑफ ऑल करंट इक्वल टू 0, या इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है। और ये करंट का क्या बता रहा है, कंजर्वेशन, कि कहीं रुकेगा नहीं, आएगा और जाएगा, कंजर्व है, जितना आएगा उतना ही जाएगा। करंट किससे बनता था, चार्ज से, इसलिए केसीएल किस पे डिपेंड करता है, मतलब किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी क्वेश्चन कई बुक में मिलेगा आपको कि जो केसीएल है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। चार्ज कभी खत्म या बनाए नहीं जाते। केवीएल क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किसी भी लूप में, लाइक आप देखो ऐसे लूप देखते होगे, एक रजिस्टर हो गया, एक बैटरी हो गई, ये रजिस्टर हो गया, बैटरी हो गई। तो इस लूप में, इस सर्किट में वोल्टेजेस का सम ऑफ वोल्टेजेस इक्वल टू 0। ये क्या बताता है, सिग्मा बताता है, सिग्मा ऑफ वोल्टेजेस बराबर 0। कहाँ पे, किसी भी सर्किट में। सर्किट को हम एक नाम से देते हैं, क्या नाम लिखते हैं उसका, लूप। ठीक है। और इस पॉइंट का जहाँ पे कई सारे लोग मिलते हैं, कम से कम 3 लोग मिले, 2 लोग नहीं, कम से कम 3 लोग, उसे हम कहते हैं नोड, नोडल या नोड कहते हैं। दूसरा नाम है जंक्शन। ठीक है। तो इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं, नोडल लॉ भी कहते हैं। केवीएल को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहेंगे, लूप लॉ भी बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गया। ओके। इसमें वोल्टेजेस को जोड़िएगा, पूरे सर्किट में सबका वोल्टेज जोड़िए और सबको 0 बराबर। किरचॉफ्स करंट में जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वहाँ पे आने वाले करंट बराबर जाने वाले करंट 110% होगी, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों का एक एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आपको, देख लो छोटा सा कैसे अप्लाई करते हैं। देखो केसीएल का एक छोटा सा क्वेश्चन, लाइक मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे है। इन्होंने कहा कि इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है। अगर इधर से 2 एम्पियर जा रहा है तो बताओ इसमें करंट कितना होगा, किधर होगा, क्या होगा। तो देखो 3 एम्पियर आया, 2 एम्पियर आया, तो मिलकर कितना हो गया 5 एम्पियर। इधर चला गया 2, तो यहाँ से 5 आ रहा है, यहाँ 2 जा रहा है, तो बचा कितना 3 जाएगा कि नहीं जाएगा बाहर। हो गया आंसर, यहाँ का डायरेक्शन पता चल गई, वैल्यू पता चल गई। ऐसे क्वेश्चन इसमें आएगा, ऐसे ही करना आपको। केवीएल का क्वेश्चन देखिए, केवीएल का कैसे अप्लाई करते हैं, सिंपल सा। मान लो ये हो गया बैटरी, और ये एक रजिस्टर एक बैटरी, माइनस और प्लस बैटरी पे आपको पता ही होगा, छोटे वाले को माइनस बड़े वाले को प्लस बनाते हैं ना। रजिस्टर हो गया। करंट कहाँ से निकलता है, बैटरी से। करंट किस पोल से निकालते हो आप लोग, प्लस से हमेशा। ठीक है। देखो बैटरी की प्लस से आप क्या निकालो, करंट। ये रहा, यहाँ से करंट ऐसे निकला, मान लेते हैं आई करंट निकल रहा है। यहाँ से गया कोई रास्ता नहीं, अकेले रास्ते से गंता चला गया, घूमता घूमता फिरता यहाँ पहुँचा आई। इसमें से घूमते 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 पहुँचा आई, कहीं कोई रास्ता नहीं, भटकता फिरता बेचारा निकल के आया आई, इधर बाबा आई। बैटरी से कितना निकला था आई, पहुँच कितना गया आई, मतलब करंट हमने कहीं ख़त्म नहीं करवाया, जितना निकला घर से उतना ही पहुँच भी गया। ठीक है, ये काम हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, रेजिस्टेंस पे आओ। जिधर से करंट एंट्री करवा रहे हो ना वो प्लस लिख देना, जहाँ से निकल रहा है उसे माइनस। एंट्री एज अ प्लस एंड टर्मिनेशन एज अ नेगेटिव। काम खत्म। ये हो गया हमारे फुल स्टेप। अब लास्ट जो मेजर स्टेप है वो क्या है, इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन के लिए आप लोग क्या नाम करोगे, लूप में नाम लिख दो, इस सर्किट का नाम लिख देते हैं, इसका ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी। तो हम कैसे लिखते हैं सॉल्व करने के लिए, लिखेंगे इन लूप ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए। लूप का मतलब जहाँ चल रहा है वहीं वापस पहुँचना चाहिए। तो ए बी सी डी ऐसे घूम रहा है। ठीक है, और घूमेंगे कैसे हम लोग, ऐसे टुम ऐसे। ठीक है, टिक 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 टिक। चलिए यहाँ चलते हैं, कैसे करते हैं देखिए। सम ऑफ वोल्टेज का क्या करना है, 0 करना है ना। देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ चलिए कोई है, यहाँ से यहाँ तक कोई मिला नहीं, यहाँ तक कोई नहीं। अब देखो मिल गया रेजिस्टेंस, पहले कौन सा टर्म में मिला है, प्लस लिख दो, ये प्लस।
रेजिस्टेंस में वोल्टेज खत्म होता है कितना ओम के अकॉर्डिंग, V बराबर आई आर, आई इंटू आर। देखो आई कितना गया था इधर से आई, और आर कितना है आर, तो कितना हो गया यहाँ का वोल्टेज को जोड़ा। अगला यहाँ मत लिखना कुछ, अभी आगे बढ़े, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, फिर मिल गया। देखो क्या मिला यहाँ पे, पहले माइनस, यहाँ का वोल्टेज कितना बैटरी का V, यहाँ आई का मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि खुद ये वोल्टेज है V ना, यानी कि वोल्टेज बराबर आई ये कर दिया, आई इंटू वी ना, ये खुद वोल्टेज है तो V। फिर आगे चले, कोई नहीं, ख़त्म। ठीक है, दो ही लोग थे तो दो का वोल्टेज आना चाहिए, तीन होते एक और रेजिस्टेंस होता तो एक और लिखा जाता, कहीं है नहीं तो छोड़ देते, बराबर जीरो कर दो, सबको जोड़ दिया बराबर के जीरो, खत्म हो गया काम। तो V बराबर यहाँ से कितना बचा, आई इंटू आर, आ गया। देखो मैं पूछता आई कितना है तो आई बराबर क्या लिखते हैं, V1 आर, हो गया ये भी आंसर। ठीक है कि नहीं, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, नॉट मोर देन अ लिमिट। देखो दो तीन रजिस्टर ले लेते हैं, ये हो गया, यहाँ बैटरी जोड़ दो, ये मान लो ऐसा है। ठीक है, अब सपोज कि यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ 2 ओम है, यहाँ 3 ओम है, यहाँ 1 ओम का रेजिस्टेंस है। इन्होंने एग्जाम में सर्किट बनाया और पूछ लिया कि फाइंड आउट द करंट इन 1 ओम रजिस्टर। अब क्या करोगे आप सर, 1 ओम में करंट बताना आपको, है ना। KVL आएगा, सटाक से कर लोगे, तुरंत आंसर लगा के आगे बढ़ जाना। ठीक है, क्या करना है देखो, KVL में सबसे पहला काम, बैटरी में प्लस माइनस लगा दिया, बड़े वाले को प्लस छोटे वाले को माइनस। करंट कहाँ से निकालना है, बड़े वाले से, ये निकला करंट आई, हो गया काम। ये आई घूमते घूमते जब यहाँ पहुँचेगा तो ओहो इसके पास दो दुविधा है, इधर चले कि इधर चले या दोनों तरफ चले, तो करंट है दोनों तरफ चलेगा। पानी जैसे नदी में जाता है, अगर दो रास्ते मिल जाए तो फ्लो करेगा नहीं, लिटिल बिट, किसी एक में थोड़ा कम जाएगा तो दूसरे में ज़्यादा, लेकिन जाएगा ज़रूर। तो मान लेते हैं कि इस नीचे वाले में आ गया I1, आई चला था I1 नीचे आ गया, तो बताओ ऊपर वाले में कितना बचा, आई का ये हिस्सा निकल गया तो कितना बचा, आई में से I1 चला गया तो इतना बचेगा ना इसके पास, इधर वाले के पास। ये घूमते 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 इधर आ गया, कितना आएगा इसके पास, वही वाला ना जो आ रहा था, I माइनस I1 आ गया इसके पास। ये यहाँ के रुका है, वेट कर रहा है यहाँ पे, किसका, इधर से आने वाले का। I1 इधर से आ रहा है, अब इधर से ये आए, इधर से दोनों जोड़ के किधर जाएंगे, इधर। देखो जोड़ो, I1 ये इधर से, ये I माइनस I1, ये दोनों कट जाएंगे तो ये प्लस ये माइनस खत्म, कितना बचेगा सिर्फ आई। बैटरी से निकाला कितना था आई, इंटर कितना किया आई, मतलब करंट हमने सही डिवाइड किया। अब लूप लगा दो, लूप लॉ कैसे लगाओगे सर, देखो नाम लिख दो ABCD। ठीक है, कितने लोग हैं जो आपको नहीं पता है, कितने लोग को वैल्यू निकालना, आई आपने माना था और I1 आपने माना था, दो लोग हैं ना, दो इक्वेशन बना लो, दोनों सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। इक्वेशन कैसे बनाओगे तो देखो, अगर मैं एकदम बाहर बाहर देखूँ तो एक लूप बन रहा है कि नहीं, लूप मतलब सर्किट, बाहर वाला ABCDA, ये हो गया पहला, यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे अभी देखिएगा। दूसरा ABDA, छोटा रेक्टेंगल दिख रहा है, ABDA दिख गया, इन दोनों को लो और सॉल्व कर लो। इक्वेशन बनाएंगे कैसे वो देखिएगा। साइन कन्वेंशन रेजिस्टेंस पे, ऐसे करंट एंट्री किया ना यहाँ से तो प्लस, यहाँ से निकला माइनस, ऐसे करंट एंटर किया प्लस, यहाँ से निकला माइनस, इधर से करंट आ रहा था प्लस और यहाँ से निकल जा रहा माइनस, खत्म, सबका काम हो गया। अब लगाइए लूप लॉ, ABCDA में, ABCDA बड़े वाले में, यहाँ से चलिएगा, यहीं से कॉर्नर लेफ्ट से बॉटम से चला करिए, सर्किट के एकदम लेफ्ट बॉटम से ना, एकदम किनारे चले जाइए एकदम बॉटम पे, ये पहुँचेंगे ना हम लोग, यहाँ से फिर ऐसे घूमिएगा क्लॉकवाइज ऐसे टिप 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 क्लॉकवाइज। पहले क्या मिला, यहाँ पे चलेंगे तो ऐसे ऊपर माइनस, लिख दो माइनस, यहाँ का वोल्टेज कितना है 10, लिख दिया 10। फिर आगे बढ़ते गए कोई नहीं, अब फिर देखो यहाँ पे मिल गया कौन, प्लस, पहले मिला प्लस, लिखो यहाँ का वोल्टेज आई इंटू आर, आई आर करोगे कि नहीं सर, हो गया ना। फिर आगे बढ़े, कोई नहीं, फिर देखो यहाँ मिलेगा कौन, पहले मिला है प्लस, यहाँ का आई आर कितना होगा 3 इंटू ये वाला, ये कट नहीं गया तो मैंने समझाने के लिए काटा था। यहाँ का आई आर कितना होगा 3 I माइनस I1, फिर कोई नहीं, फिर यहाँ -10, वो तो लिख चुके थे, खत्म हुआ, पहुँच गया ना वापस, बराबर 0। इसको सही कर लो, इस 10 को उधर भेज दो, इक्वल किधर 10 हो जाएगा माइनस वाला, 2I यहाँ पे 3I यहाँ पे, कितना हो गया टोटल 5I पे, 2I 1 माइनस में 3I1 माइनस में कितना हो गया 5I1, इक्वेशन 1 बना लिया। चलिए अब इस वाले से देखिएगा, ABDA से, ABDA दिख रहा है आपको, इसमें चलिएगा, यहाँ से चलेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो पहले क्या मिल रहा है, यहाँ चलेंगे तो -10 लिख लो, फिर आगे यहाँ से बढ़ते जाएंगे, पहले क्या मिला प्लस, लिख लो, फिर यहाँ का वोल्टेज होता है V बराबर IR, यहाँ का R1, I कितना I1 इंटू 1, खत्म हो गया।
आगे बढ़े, कोई नहीं, पहुँच गए 0 बराबर 0 हो गया। देखो 10 को उधर भेजो, I1 बराबर कितना आ गया 10, और I1 किस में करंट था, इसी ओम में आया था ना, 1 ओम में, इसी से पूछा था ना मैंने कि 1 ओम में करंट बताओ, I1 बराबर कितना आ गया 10 एम्पियर, खत्म आंसर। अगर पूछता कि नहीं 3 ओम में बताओ, तब क्या करते, तब आपको 3 ओम में I माइनस I1 बताते, I1 तो आ चुका, I कहाँ है, तो इस I1 को उठाकर इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा 5I माइनस 5 इंटू 10 बराबर 10, 5I बराबर ये हो जाएगा 50, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा 10 के साथ जोड़ के 60 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 12 एम्पियर, है कि नहीं। तो I हो गया 12 एम्पियर, I1 हो गया 10 एम्पियर। बताओ इधर जरा, तो 3 ओम में कितना करंट आया, I माइनस I1, I है 12, I1 माइनस हो जाएगा कितना 10, तो कितना बचेगा 2, मतलब इस वाले में कितना एम्पियर आया 2 एम्पियर, इस वाले में भी कितना हो जाएगा 2 ही एम्पियर, और इस वाले में कितना हो गया I1 कितना बोल देंगे 10 एम्पियर, 3 ओम हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, KVL। यहाँ तक हमारे पास हो गए KVL KCL दोनों, किरचॉफ्स लॉ। अब बात करते हैं हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी का, और इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे 110%। क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपके पास हैं गैल्वेनोमीटर, फर्स्ट पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज एंड दैट गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज एंड वेटस्टोन, यस 4। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच कैन मेजर वेरी स्मॉल करंट इवन। एमीटर करंट नापता है, बहुत अच्छी बात, वोल्टमीटर वोल्टेज नापता है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है ये भी करंट नापता है, मेज़र करता है, और ऐसा करंट जो बहुत ही छोटा, जिसको आप मेज़र नहीं कर सकते। आपने कभी वो किया होगा, क्या कहते हैं उसको, बैटरी, मोबाइल की बैटरी पहले निकल जाती थी वो, या नॉर्मल सेल को अगर जिप पे लगाए तो हल्का हल्का फील होता है ना कि तो है करंट जैसा, क्यों, क्योंकि बहुत कम करंट, वो पता नहीं चलता, ऐसे हाथ में टच करोगे नहीं फील करेगा, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उतने करंट को हम फील नहीं कर पाते, फ्लो नहीं कर पाता हमारी बॉडी में ऐसे। गैल्वेनोमीटर ऐसा नहीं करता, गैल्वेनोमीटर बहुत ही छोटे से करंट को भी बता देता है कितना एम्पियर करंट है, इवन माइक्रो एम्पियर को, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे एमीटर में, और गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे हम वोल्ट मीटर में। तो गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन देखिए, इनटू एमीटर, और दूसरा क्या रहेगा इनटू वोल्ट मीटर। कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान दीजिएगा। पहले बताइए एमीटर कहाँ जुड़ता है सर्किट में, सीरीज में, तो एमीटर बनाना है ना, गैल्वेनोमीटर ले आना मार्केट से, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ देना जिसका नाम होता है शंट, मान लेते इसका वैल्यू कितना है S, ठीक है, रेजिस्टेंस का नाम है S। गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस G है। अगर आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दोगे तो ये टोटल जो बनेगा ये होगा एमीटर। हो गया काम, बन गया एमीटर, ठीक है। यहाँ से जो करंट एंट्री करेगा, ये करंट ऐसे घूमेगा, इसका मान लेते हैं I नाम है, ठीक है। एंट्री किया, यहाँ आने के बाद 2 रास्ते, फिर परेशान होगा बेचारा I, तो I इधर जाए कि इधर जाए, तो इधर मान लो गैल्वेनोमीटर, तो इसमें जाएगा करंट इन गैल्वेनोमीटर IG, तो इधर बचा कितना सर नीचे बताओ, I आ रहा था, IG इधर चला गया, तो कितना बचा I माइनस IG, बचा कि नहीं बचा, ये हो गया। इधर से IG चला गया, इधर से I माइनस IG, ये दोनों बताओ पैरेलल, पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज, तो ऊपर वाले का वोल्टेज बराबर नीचे वाले का वोल्टेज। जरा सोचो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, I इंटू आर, आई कितना है, आर कितना है G, बराबर यहाँ का करो, यहाँ का भी तो वोल्टेज करेंगे ना, I यही घूम के आएगा ये वाला, और आर यहाँ का ये है रेजिस्टेंस, यस है ना, तो I इंटू आर करो, I माइनस IG इंटू एस, ये हो गया। क्या हमसे पूछ लेगा कि शंट की वैल्यू बताओ, तो हम निकाल नहीं पाएंगे यहाँ से, बाकी सब देगा। IG को जानते हैं आप क्या नाम देके देता वो, IG देगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन नाम है इसका IG का। और कैपिटल G क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। I क्या है, रेंज ऑफ करंट, I को क्या नाम देंगे हम लोग, रेंज ऑफ करंट, ये एकदम साफ साफ ऐसे नाम देता है, रेंज लिख देगा 0 से लेकर 10 एम्पियर तक, तो ये I 10 है, ठीक है, 0 से 10 एम्पियर मतलब I क्या है 10 है, ये रेंज होता है। रेंज हो गया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हो गया, ये वही फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। S क्या है, शंट है, इसकी वैल्यू पूछता है, बाकी सब दे देगा आपको, कर लेंगे। चलिए मूव टू द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर सर्किट में कहाँ जुड़ता है, पैरेलल में,
ठीक है, याद रहेगा ना, पैरेलल में जुड़ता है। अब आप क्या करना है, गैल्वेनोमीटर खरीद के लाना मार्केट से, इसके सीरीज में एक रजिस्टर जोड़ देना, आर मान लो। अब जो ये बना है ये है वोल्ट मीटर। देखो कितना इजी है, एमीटर बनाना है तो पैरेलल में जोड़ो शंट, वोल्ट मीटर बनाना है तो सीरीज में जोड़ो सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, इस शंट की वैल्यू बहुत छोटी होती है, वेरी स्मॉल। कभी कभी सिंपली यही आ जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी, बहुत छोटी होती है। और जो यहाँ जोड़ोगे इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, वेरी लार्ज। क्यों, इससे हमें मतलब नहीं रखना अभी। ये हो गया गैल्वेनोमीटर की सीरीज में पूरा बन गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जो रीडिंग कितनी बताएगी, वी वोल्टेज। वोल्ट मीटर वोल्टेज से तो नापता है ना, ये वोल्टेज किसके बराबर होगी, इनका वोल्टेज प्लस इनका वोल्टेज, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दो लोग हैं ना, तो टोटल वोल्टेज बराबर इनका प्लस इनका। तो इनका वोल्टेज कैसे निकालोगे, तो यहाँ से करंट जो एंट्री की, ये करंट कहाँ जाएगी सर, ऐसे गैल्वेनोमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट इंटर करता है उसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग, आई जी। ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो बताओ आई जी जब आएगा तो कितना वोल्टेज यहाँ खत्म करेगा, वी बराबर, इसका रेजिस्टेंस कितना है, जी है, वी बराबर आई आर। करो, आई इंटू आर, इनका हुआ प्लस इनका करते हैं, ये वही करंट इसमें जाएगा ना, आई जी। यहाँ का वोल्टेज बताओ, आई इंटू आर, हो गया। इन दोनों के वोल्टेजेस को जोड़ दिया तो नया वोल्टेज जो टोटल आएगा वो वी होगा। वी क्या बोला जाएगा, रेंज ऑफ वोल्टेज। जैसे वहाँ आई क्या था, रेंज ऑफ करंट ना, यहाँ क्या होगा, रेंज ऑफ वोल्टेज। ये भी दे देंगे वो, लेकिन 0 से 2 वोल्ट। तो बताओ वी कितना है, 2 है। ठीक है, आई जी क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। कैपिटल जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। आई जी फिर से वही फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। आर क्या है, सीरीज, और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। डायरेक्ट ये लोग एस की वैल्यू इनमें पूछते हैं, आर की वैल्यू उसमें पूछते हैं, कर लेंगे, सिंपल है। ठीक है, ये हो गया हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक, ओके, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज एक प्रिंसिपल है, लाइक आपने कैरनॉट इंजन पढ़ा होगा 11th में। दैट इज इंजन वॉज नॉट एक्चुअली मीन्स फिजिकली पॉसिबल। हम उसको सिर्फ एक आइडियोलॉजी लगा कि ऐसा होता तो हमारा इंजन बहुत अच्छा होता, हम उसको क्या मानते हैं, आइडियल मानते, होता नहीं वो। वैसे ही व्हिटस्टोन है नहीं कुछ, व्हिटस्टोन एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या कहता है कि यदि आप एक क्वाड्रिलैटरल ले लो, इनके साइड्स में लगातार 4 रेजिस्टेंसेस जोड़ दो, पी क्यू आर और एस। ठीक, 2 डायगोनल होते हैं, एक ये डायगोनल में गैल्वेनोमीटर जोड़ देना बीच में, और जो ये होंगे इनमें बीच से नहीं बाहर से ले आते हैं, जोड़ देते हैं इनको, इनमें बैटरी जोड़ देना। ठीक है, ये कर दो आप। अगर आप ऐसा करो, इनकी वैल्यू इस तरह से रखो कि इसमें करंट क्या हो जाए, 0। गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट कितना आएगा, 0। इधर से करंट आए ही ना, नीचे से ऊपर जाए ना ऊपर से नीचे आए। तो अगर करंट 0 आ रहा है किसमें, गैल्वेनोमीटर में, तो इसको बोलते हैं हम लोग नो डिफ्लेक्शन, मीन्स 0 डिफ्लेक्शन। अरे जब करंट ही नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में तो डिफ्लेक्शन किस बात का दिखाएगा, टुम टुम टुम, नहीं दिखाएगा ना, 0 रहेगा। और डिफ्लेक्शन 0 रहेगा तो उसमें ये जो है व्हिटस्टोन, इसको कहते हैं हम लोग व्हिटस्टोन ब्रिज। एंड दिस व्हिटस्टोन ब्रिज विल बी एट बैलेंस कंडीशन, balanced condition. When 0 deflection is there, then balance Whitstone will be balanced. And one more thing, A, B, C and D, जब इसमें करंट नहीं आ रहा है इसका मतलब इस पॉइंट की पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के क्या होगा, बराबर। मैंने बताया था कुछ देर पहले, करंट तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल का क्या होगा, डिफरेंस हो। जब इसमें करंट ही नहीं आ रहा ऊपर नीचे तो इनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम ना, इसलिए वी डी बराबर वी वी। ये भी इसी से रिलेटेड है। ठीक, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इसमें करंट 0 है, डिफ्लेक्शन 0 है, उस समय P अपॉन क्यू, देखिएगा ऊपर ऊपर का, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस होता है। मतलब ये कितने लोग हो गए, देखो करंट 0 पहला, इनकी वैल्यू बराबर दूसरा, 0 डिफ्लेक्शन तीसरा, बैलेंस पॉइंट चौथा, और ये पांचवा। ये 5 लोग आपस में रिलेटेड है। अगर ये दे देगा एग्जाम में तो ये 4 आपको तुरंत सोच लेना है, और अगर ये दे देगा तो इन चारों को सोच लेना, अगर ये दे देगा तो इन चारों को सोच लेना। हो सकता है कोई एक हिंट दे के बाकी दूसरे के विषय में पूछ ले आपसे। ठीक है, तो ये 5 को एक साथ हमें क्या करना है, कोरिलेट करके याद करना है। डन, यह है व्हिटस्टोन का प्रिंसिपल कि अगर इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर हुआ तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा।
और पता कैसे चलेगा कि ये कैसे बराबर है ये दोनों? सिंपली देखो ना, करंट इसमें जीरो है, करंट जीरो तो बराबर तो होगा ही होगा ना। प्रैक्टिकली हम करते हैं, कैसे करते हैं, कभी इसको बदलते हैं 2 ओम करते हैं, इसको 3 ओम 5 ओम, ऐसे करते 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 एक समय ऐसा आता है कि डिफ्लेक्शन जीरो आता है, और जिस समय आएगा इनका रेशियो क्या रहेगा, 100% बराबर रहेगा। डन। दिस इज व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। नाउ इसी प्रिंसिपल पे कौन काम करता है? नेक्स्ट डिवाइस, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज मीटर ब्रिज। देखो मीटर ब्रिज आपको स्कूल में मिल जाएगा देखने को, ऐसा कुछ होता है, एल शेप में, फिर आई शेप में, फिर एल शेप में, ऐसे दो होंगे। इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक एक वायर होगा जिसकी लंबाई होगी 100 सेंटीमीटर, फिक्स है एकदम, ठीक। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। चलो कोरिलेट करने के लिए हम व्हिटस्टोन को यहाँ बना देते हैं, पी क्यू आर एस ए बी सी एंड डी। यहाँ गैल्वेनोमीटर था और यहाँ क्या था, बैटरी था। ए यहाँ पे हो गया, सी यहाँ पे हो जाएगा, और बी ये वाला हो गया, और जो डी है वो भी बताते हैं कहाँ लिखता है जाएगा ना, ठीक है। बी और डी के बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर, उसको हम बताते हैं। देखो ए बी के बीच में कौन है, पी, तो यहाँ पे ऐसे एक रजिस्टर जोड़ देंगे पी। बी और सी के बीच में कौन है, क्यू, तो बी और सी के बीच में एक रजिस्टर जोड़ देंगे, इसका नाम रहेगा क्यू। डन। बी से डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर जोड़ा बी से, और इसका दूसरा हिस्सा हम इसी वायर पे जोड़ देते हैं। कहाँ पर, कहीं पर भी जोड़ो, ऐसे जोड़ो कि बस इसमें करंट कितना दिख जाए, जीरो। जीरो करंट का मतलब जो डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर वो क्या रहे, जीरो रहे, वो जीरो से हटे ना। और जैसे जीरो आ जाएगा क्या करना, यहाँ से ये लंबाई नाप लेना तार का, वायर का, मान लेना कितना है, एल। तो बताओ ये बचा हुआ कितना हुआ सर, 100 था टोटल, तो 100 माइनस एल बचेगा कि नहीं बचेगा, टोटल 100 था, इधर से एल आ गया तो बचेगा कितना, 100 माइनस एल। और ये वही पॉइंट है जिसका नाम क्या होता है, नल। नल पॉइंट है ये। नल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे इसमें डिफ्लेक्शन क्या रहा है, जीरो, ठीक है। और अब ये मीटर ब्रिज क्या कहलाएगा, बैलेंस। जब ये जीरो करंट दिखाएगा, अब इस पर टच कराते कराते जाते हो, इसमें जीरो करंट आता है, उसमें क्या कहलाता है, नल पॉइंट या जीरो डिफ्लेक्शन या बैलेंस मीटर ब्रिज। और इस शर्त पे इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इनका रेजिस्टेंस का रेशियो अपन बराबर इनका ना, तो इनका तो हो गया पी अपन क्यू बराबर, इधर कहाँ पे है ये वाले, तो देखो इस पॉइंट का नाम ही डी है, इस नल पॉइंट का ही नाम क्या है, डी है। तो ए डी तक की लंबाई का वायर एल लिख देना, और जो डी और सी से बचेगा 100 माइनस एल, उसको नीचे लिख देना। देखो क्या था, P अपॉन क्यू इक्वल टू क्या था, R अपॉन एस था ना। R कौन है, यहाँ का एल, एस कौन है, यहाँ का 100 माइनस एल। ये मीटर ब्रिज इस पे काम करता है। आपसे यहाँ क्या पूछेगा, यहाँ का रेजिस्टेंस दे देगा 10 ओम, यहाँ का पूछ लेगा, तो बताओ एल और 100, सॉरी एल दे देगा आपको, एल भी दे देगा कि इसको बोल देगा इसको बैलेंस पॉइंट, कि जब हमें ऐसे 10 ओम का यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ पे अननोन जोड़ते हैं, तो बैलेंस पॉइंट आ जाता है यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे। तो 30 इधर हो गया, तो इधर कितना बचा, 70 बचा कि नहीं बचा, है कि नहीं। तो पी अपन क्यू करोगे, पी 10 हो गया, क्यू आपको नहीं पता, यही पूछना है। एल कितना हो गया, उधर वाला, उधर वाली लेंथ को एल बोलते हैं। बैलेंस पॉइंट यहीं से हमेशा नाप जाएगा, यहाँ से हमेशा, उधर से, लेफ्ट से, इधर से नहीं। कितना है 30, तो इधर वाला कितना बचा, 100 माइनस 30, 70 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या यहाँ से क्यू नहीं आ जाएगा, 100% क्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कभी कभी वो इसको नहीं देते, इसको दे देंगे, तो क्यू क्यू दे देगा, क्यू लिख लेना, पी पूछ लेगा, पी निकाल लेना, यही करते हैं। कभी कभी ये दोनों देकर एल पूछ लेंगे, तो एल निकल जाएगा कि नहीं, आराम से निकलेगा, ठीक है। दो चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल तो ठीक है, थ्योरेटिकल में कभी कभी कहते हैं कि इसको इससे बदल दें अगर हम, तो जो पहले बैलेंस 30 पे आता था वो क्या होगा, तो अगर इसको यहाँ कर दोगे, इसको यहाँ कर दोगे, तो 70 इस तरफ चला जाएगा, 30 इस तरफ चलाएगा, इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, अगर गैल्वेनोमीटर की जगह, लाइक ये डायगोनल ही है ना, और ये भी डायगोनल ही है, बाहर बाहर जुड़े हैं। अगर गैल्वेनोमीटर को बैटरी और बैटरी को गैल्वेनोमीटर कर दें, मतलब यहाँ बैटरी कर दें, यहाँ गैल्वेनोमीटर, तो क्या फ़र्क होगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा, नल वहीं 30 पे ही रहेगा। तो बैटरी गैल्वेनोमीटर को बदलने से नल पे कोई डिफ्लेक्स नहीं आता। लेकिन अगर हम P को Q से और Q को P से रिप्लेस कर देते हैं, तो बैलेंस पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। डन है, यहाँ तक हो गया मीटर ब्रिज। एक लास्ट हमारे पास है पोटेंशियोमीटर। Potentiometer is used for measuring comparison of EMF and internal resistance of a cell.
सो फर्स्ट वी विल डिस्कस कि कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ कैसे करते हैं। दो सेल आपके पास होंगे, लाइक आप मार्केट से 10 वोल्ट की एक बैटरी खरीद के लाते हो, एक 20 वोल्ट की, तो रेशियो कितने का आएगा, 1/2 का आएगा कि नहीं आएगा, इनको डिवाइड करोगे तो ये रेशियो निकालना है हमें नहीं पता कि 10 का है और वो 20 का 20 का है, ये जस्ट फाइंड की रेशियो है, ठीक है। तो रेशियो कैसे निकालते हैं वो हमें सीखना है। तो देखो पोटेंशियोमीटर है क्या, पोटेंशियोमीटर किस पे काम करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे काम करता है। इसकी प्रिंसिपल क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको बस सिंपली, ऑप्शनल क्वेश्चन है इस बार, तो हम सिंपली फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं। पोटेंशियोमीटर में एक बैटरी मेन होती है, ठीक है, मेन सप्लाई होता है, इनका कंपेयर नहीं करना। ये मान लो 20 वोल्ट की बैटरी थी आपके पास और आप इसको जोड़ते हो एक वायर से जिसकी लंबाई इस बार मीटर बेस में कितनी थी, 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर की ना। पोटेंशियोमीटर में जो वायर यूज होता है वो लगभग 8 से 10 मीटर होता है। क्यों, ताकि जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगी, उसकी ग्रेडियंट उतनी ही अच्छी होगी, वो अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि क्यों इतना बड़ा लिया जाता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट उसका क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, सॉरी सेंसिटिव हो जाता है कह सकते हो आप लोग। तो ये पोटेंशियोमीटर वायर होता है, इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। अब आपको जिस दो सेल की ईएमएफ चाहिए कि कितने कितने का है, मान लेते हैं कि एक 20 का हो गया और एक 100 का हो गया, तो रेशियो कितने का आएगा, 1/5। तो हमें रेशियो निकालना, हमें नहीं पता कितने का है। तो मान लो पहला सेल E1 ईएमएफ का है, दूसरा सेल E2 का है, तो इनको हम स्विच से जोड़कर एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ लेंगे इस तरह से, ठीक है। पहली बार इसको ऑन करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका मतलब ये है ही नहीं, ये यहाँ पे है ही नहीं। जब गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं तो मान लो नल पॉइंट आ गया पहली बार, नल पॉइंट का मतलब इसमें करंट जीरो होना चाहिए, सिंपली मतलब हो रहा है। यहाँ पे जब जीरो आ जाएगा तो उसका नाम N1 लिख देते हैं, नल पॉइंट पहले बैटरी के साथ। इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी, L1, हमेशा यहीं से निकालते हैं लेंथ, राइट से नहीं लेफ्ट से हमेशा। फिर हमने क्या किया, लेंथ नाप लिया कि अच्छा पहले वाले के साथ L1 दूरी आ रही है, फिर हमने इसको हटा दिया, बंद कर दिया। अब दूसरा वाला सेल लिया, इसका स्विच ऑन कर दिया, मतलब ये ऊपर वाला खत्म हो गया, किसी काम का नहीं है। अब जब ये ऑन किया तो इस बार वो यहाँ नहीं है, नल पर, मतलब जीरो नहीं दिखा रहा था, वो कहीं यहाँ दिखा रहा था, इसका नाम हो गया N2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, L2। नल का मतलब बार बार इसमें करंट कितना हो जाए, जीरो। अब इसको टच कर करके देखते रहो कि इसमें देखना करंट डिग 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 करते हुए एक बार जीरो हो जाएगा, जिसमें जीरो होगा बस लंबाई नाप लेना, ठीक। अब इनका जो रेशियो लिखना है कि पहले और दूसरे सेल का रेशियो कितना है, सिंपली E1/E2 कर दीजिए आप लोग। जो पहले का लेंथ था वो ऊपर और जो दूसरी बार लेंथ आया वो नीचे, हो गया, ये रेशियो है, ठीक है। तो बैलेंसिंग पॉइंट देगा, ऐसे बोल देगा कि क्वेश्चन में कि जब पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो जब पहला सेल लगाया जाता है तो बैलेंस पॉइंट 30 सेंटीमीटर है, जब दूसरे को लेकर लगाया जाता है तो बैलेंस पॉइंट 70 सेंटीमीटर आ रहा है। तो बताइए कि इन दोनों सेल का ईएमएफ कितना रेशियो में है। तो क्या करना है, उनकी लेंथ का रेशियो ले लेना, वही ईएमएफ का रेशियो हो जाता है, हो गया सिंपली, एक काम खत्म। और दूसरा, जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं किसका, पोटेंशियोमीटर का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस सिर्फ एक सेल का निकालोगे ना, तो दो की ज़रूरत है भी नहीं, तो एक को हटा दो, ठीक है, सिर्फ एक रखते हैं। तो नल पॉइंट भी दो ठो नहीं आएगा, अभी तो एक बार में एक ही आएगा ना। चलो देखते हैं, अभी तो नहीं दो आएगा, एक बार में एक ही लाते। पहले इसको अपने जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से, जीरो जैसे आया वहाँ की पॉइंट लिख दी, नल पॉइंट 1 L1 पहली बार ये बैटरी। और इसका खुद का एक अपना रेजिस्टेंस होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो खुद एक रेजिस्टेंस देता है, उसमें से करंट फ्लो करने में थोड़ा सा तकलीफ होती, प्रॉब्लम होती, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल, क्योंकि वो बैटरी के अंदर ही है, वो निकालना आपको स्मॉल आर, ठीक है। तो इसी के पैरेलल में कैपिटल रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है जिसका नाम है कैपिटल आर, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है जिसका नाम क्या है, कैपिटल आर। तो पहले इसको ऑफ रखते हैं, इसको ऑन करते हैं, L1 पे है। जब इसको भी ऑन कर दोगे तो नल पॉइंट अब आएगा N2 पे, अब लेंथ होगी L2, मतलब पहले एक्सटर्नल मत जोड़ना, इसको जोड़ लेना, L1 आएगा, एक्सटर्नल को भी जोड़ देना, अब बैलेंस आएगा L2, ठीक है। तो अब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्ट कैसे लिखोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है L2/L1 इन ब्रैकेट R, दोनों लेंथेस का रेशियो -1 कर देना और बाहर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़े उसका मल्टीप्लाई कर देना, स्मॉल आ जाएगा। डायरेक्ट हमें ये दो फॉर्मूले याद करने हैं, और पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज और दैट व्हीट स्टोन और गैल्वेनोमीटर, मतलब सोचो यहाँ से दो एक ऐसे एक फॉर्मूले सब में हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5-6 फॉर्मूलेज पूरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के हैं, और श्योर है कि 2 क्वेश्चन आएगा इसमें से, तो हम तो कर ही सकते इतना ना, ठीक है। तो ट्राई करिएगा फॉर्मूला कम से कम याद करने का, मतलब कम से कम फॉर्मूला याद करने का, आई एम नॉट सेइंग कि कम फॉर्मूला याद करना है, एटलीस्ट फॉर्मूले हमें क्या रहे, याद रहे,
ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास पोटेंशियोमीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, एंड ये सारी। एक लास्ट चीज़ थोड़ी सी बतानी थी, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, हीटिंग इफेक्ट में पावर हमें याद रखना है। पावर क्या होता है, I²R। अगर हीट पूछ लेगा तो हीट के लिए I²R लिखना, बस टाइम का मल्टीप्लाई कर देना, हो गया हीट भी। पावर हो गया I²R, ठीक है। इस I को बदल सकते हो, V बराबर क्या होता है, IR होता है ना, इस I को यहाँ से क्या लिख सकते हो, V/R। तो ये फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, V²/R हो जाएगा, ठीक है। तो पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, I²R सबसे फेमस, फिर V²/R, ठीक है, और एक क्या हो जाता है पावर का फॉर्मूला, VI हो जाता है। 1 2 3 अलग अलग जगह पे यूज होता है। ये कब होता है, पैरेलल में, ये यूज होगा आपका पैरेलल्स में। ये कब यूज हो जाएगा, सीरीज में, ठीक है। और ये जनरली जब B और I दिया रहेगा तब कर लेना आराम से, ठीक है। अच्छा, लास्ट थिंग, ब्राइटनेस कभी कभी पूछता है आपसे, क्वेश्चन दे देगा, सर्किट बना देगा, एक बल्ब यहाँ पे है, लाइक ऐसे बना के दे देगा, एक बल्ब यहाँ पे, एक बल्ब यहाँ पे, एक बैटरी जोड़ दिया, पूछेगा कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। क्या करना, पावर निकालना सबका, इन्हीं 2 फॉर्मूले से, ठीक है। पावर निकालने के बाद जिसका पावर ज़्यादा होगा वो ब्राइट ज़्यादा करेगा, खत्म। पावर ज़्यादा, ब्राइटनेस ज़्यादा, खत्म। इतनी कहानी कर लूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ तक पावर हो गया, डन। केमिकल इफेक्ट में अगर कभी मान लो पूछा जाता है तो केमिकल इफेक्ट करेंट का क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग। आपने पढ़ा होगा कि एक प्लेट पर अगर हमें मेटल का कोई लेयर चढ़ाना है तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, दैट इज केमिकल इफेक्ट, ओके। सो दिस ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। कोई पार्ट अगर छूट गया होगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, या